नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 8 का वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। इतिहास की चर्चा हम पिछले लेक्चर से ही करते आ रहे हैं और यहाँ हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को, यानी प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ कवर होगा, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का संकेंद्रण ज़्यादातर सिंधु नदी और उसकी सहयोगियों के आसपास ही है। ज़्यादातर जो सभ्यताओं के अवशेष हैं वो वहीं से मिले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगहों से स्थल नहीं मिलते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो इसके स्थल छिटके हुए हैं। अब यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत हम करते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको शुरुआती दौर में माना गया। वजह यह है कि हड़प्पा नाम की जगह से ही पहले इसको खोजा और खोदा गया था। यहाँ 3 चित्र हैं, उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला चित्र आप देख रहे हैं, ये दाढ़ी वाले पुजारी का चित्र है। बहुत आम है, आपने देखा ही होगा, लेकिन आम चित्र है भले ही। इसमें विशेषताएं क्या हैं? ध्यान से देखिए। इससे लोगों का रहन सहन पता लगता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। पहनावा देखिए कितना ही कलात्मक है ये। इसमें कंधे पे जो कपड़ा ऐसे ओढ़ा गया है, ये शॉल जैसा कपड़ा है, जैसे कंधे से आप लोग दुपट्टा ओढ़ सकते हैं या फिर शॉल ओढ़ सकते हैं, उस टाइप का है। और ये ऊनी वस्त्र मालूम होता है क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है। इसमें कितनी अच्छी पच्चीकारी की गई है, मतलब इस तरह के वस्त्र बुनने का सामर्थ्य उनके पास था और वस्त्र निर्माण की कला उनकी उन्नत थी। अब इसकी वेशभूषा को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाल काफ़ी सजीले हैं, मतलब अच्छे ढंग से उन्हें झाड़ कर संवार कर व्यवस्थित किया गया है। ये उजड़े हुए बाल नहीं हैं और ये ध्यान मुद्रा में है। मतलब इसे आप देखें तो इसके जो नेत्र हैं वो अधखुले हैं, मतलब ये किसी चिंतन में लीन है। और यहाँ नीचे इसकी दाढ़ी पर अगर आप नज़र डालें तो ये काफ़ी व्यवस्थित है, मतलब अच्छे ढंग से इसको भी संवारा गया है और ये कटी छटी एकदम वेल मेंटेन। तो एक जो सभ्य वेशभूषा होती है उसको सजाने का तरीका इन्हें पता था, मतलब ये एकदम सभ्य जीवन यापन कर रहे थे। तो ये कुलीन व्यक्ति मालूम होता है। उसके बाद ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मिट्टी से बनी हुई है और इसमें भी ये ध्यान मुद्रा ही है, मतलब आंखें मुदी हुई है मूर्ति की। और नीचे आप देखें कि ये माला, मतलब जो कंठहार है वो पहना हुआ है, कई लेयर का है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चित्र है ये पशुपति की मुहर, मतलब पशुपति यानी भगवान शिव माना गया इस आकृति को। इसके सिर पर 2 सींग आपको दिखाई देते हैं और तीसरा भी सींग ही माना गया है जो कि बीच में है। चारों ओर पशु बने हुए हैं, जैसे कि इसमें आप पहचान भी सकते हैं। देखिए, ये हाथी है। इसके अलावा चीते का चित्र बना है। चीता जो है ये एशियन चीता है। अब तो अपने एशिया वाले क्षेत्र से, या ये कहना रहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र से चीता गायब हो चुके हैं और अफ्रीका से नए ले आए जा रहे हैं, मतलब वो अफ्रीकन चीता हैं, भारतीय नहीं है। तो उनका संरक्षण किया जाएगा, ये अच्छी बात है। फिलहाल नामीबिया वाला आपने सुना होगा, चीते मंगाए जा रहे हैं। तो ये चीते का चित्र है। उसके अलावा गैंडा और इस तरह के पशु हैं। कुल मिलाकर पशु इनके चारों ओर हैं और कुछ आकृतियाँ अस्पष्ट हैं जिन्हें कि पहचाना नहीं जा सका है। तो पूरी तरह से इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें इसमें पहचानने योग्य हैं, जो कि आसानी से समझ में आ रही हैं, वो हम देख सकते हैं। और एक चीज़ मालूम होती है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही निर्भय होकर इन खूंखार जानवरों के बीच में बैठा हुआ है। मतलब हाथी भी मतवाला होता है और चीता हिंसक होता है, तो उसका भय इस व्यक्ति को नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये किसी देवता के समान निर्भय है और ऐसे भगवान शिव हो सकते हैं। तो ये माना गया है कि हो सकता है कि ये भगवान शिव की मूर्त हो। सब कुछ अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि उस समय के लोगों ने आकर बताया है या कोई लिख कर गया था। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ स्क्रिप्ट देख लीजिए। ये तो चित्र हमने देखा। दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता और खोजने वाले व्यक्ति थे, 1921 में खोजा गया था, बहुत लेट लतीफ, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने इसको सबसे पहले खोजा था और हड़प्पा नाम की जगह से ही इसको खोजने की शुरुआत होती। गलती से वहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो जाता है। असल में अंग्रेज़ों ने बाद में काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए, भले ही अपने स्वार्थ के लिए किए, जैसे कि रेलवे लाइन बिछाना, तार की व्यवस्था करना और पोस्ट ऑफिसों को मेंटेन करवाना। ये सब काम करते हैं वो, अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो रेलवे लाइन बिछाने का जब काम शुरू होता है तो ज़मीन को वहाँ पर खोदा जाता है और जब खोदा जाता है तो नीचे से ईंटें निकलने लगती हैं। अब वहाँ के भोले भाले मजदूर ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या करना है, तो वो सोचते हैं कि चलो बढ़िया है, ईंटें निकल रही हैं, उसको हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेंगे। और कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना शुरू करते हैं तो ईंटों का कोई अंत ही नहीं होता है, वो निकलती जाती हैं।
तो लोगों को ये समझ में आता है कि आखिर क्या बात है, नीचे ऐसा कोई ईंटों का भंडार। तो जब पता लगता है, वहाँ सर्वे किया जाता है, तो मालूम होता है कि एक बड़ा हिस्सा तो हमने ऐसे ख़राब कर दिया, नीचे पूरी एक सभ्यता सो रही है। और तब वहाँ पर जागरूकता आती है और खुदाई का काम शुरू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बाद में इसका ये पता लगता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के चारों ओर ये पूरी तरह से संकेंद्रित है। हालांकि छिटपुट स्थल और भी बिखरे हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। जॉन मार्शल की एक पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें सुझाव दिया गया है कि अगर भविष्य में, मतलब जिस समय से खोजा गया था उसके बाद वाले भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर इसके स्थल मिलते हैं, तो हमें कहना होगा कि ये भारतीय सभ्यता है। और ये वास्तव में भारतीय सभ्यता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। मॉर्टिमर व्हीलर की एक किताब है जिसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, और इसमें इसे सिंधु सभ्यता के नाम से ही संबोधित किया। ज़्यादातर पुरातत्वविदों का सिंधु सभ्यता वाला ही संबोधन है। AR मुगल की जो किताबें हैं या उनका जो वक्तव्य है, उसमें इन्होंने इसे बृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा है। भारतीय सभ्यता कहने की बजाय बड़ी सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा है। और यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन भी इसे बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन माना जाता है, क्योंकि कांसे का इजाद इन्होंने किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है, ये अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, हमें बनाना पड़ेगा। प्रकृति ने कांसा बनाया नहीं है, वो बनाना पड़ता है। तो आपको दो धातुओं को मिलाना होगा, तांबा और टिन। इसका मतलब यह है कि धातुओं को सही अनुपात में मिलाने का ज्ञान इनके पास था, मेटलर्जी की कला इनके पास थी। तो इस तरह का उन्नत व्यक्तित्व इन लोगों का होता था। अब गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति कहा है, और इसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण सरस्वती नदी घाटी, मतलब घग्घर हाकरा नदी के किनारे दिखाई देता है। अब इसी वजह से सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। मनुस्मृति, जो कि एक स्मृति ग्रंथ है, महाराज मनु के द्वारा लिखा गया है, और उसमें काफ़ी तौर तरीके हैं, लेकिन क्षेत्रीय चीज़ों की जानकारी, जो समकालीन चीज़ें हैं, उनकी जानकारी भी उससे प्राप्त होती है। देखिए, धार्मिक ग्रंथ हो या फिर साहित्यिक हो, जब इतिहास के दृष्टिकोण से उसको पढ़ा जाता है तो उसमें विचारधाराएं नहीं देखी जाती हैं। हम ये देखते हैं कि उस समय किस तरह की चीज़ों का चलन था, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा रही थी, और कौन कौन से स्थानों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो एक इतिहासकार की निगाह अलग होती है, वो समीक्षक की निगाह से नहीं देखता है, वो तटस्थ होकर देखता है। तो यहाँ वही बात है। मनुस्मृति में अगर हम देखें तो दो नदियों का उल्लेख मिलता है, एक तो है दृष्टवती और दूसरी है सरस्वती, और दोनों के बीच का जो लैंड एरिया, मतलब जमीनी क्षेत्र है, समतल मैदान है, उसको ब्रह्मवर्त कहा गया। और सीधी बात है कि ये नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से बड़ा ही उपजाऊ होगा, यहाँ जलोढ़ मिट्टी की बहुतायत होगी और बहुत ही उर्वर क्षेत्र होगा। तो ये ब्रह्मवर्त क्षेत्र है। बाद में दृष्टवती का नाम चेंज हो गया, ये हाकरा रिवर के नाम से तत्काल में जानी जाती है, राजस्थान में इसकी स्थिति है। ग्राम्य संस्कृति के तौर पे अब देखिए, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग नगरीय संस्कृति कहते हैं, लेकिन कोई भी नगर एकदम से उठकर नहीं खड़ा हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपने रात में सपना देखा और सुबह खड़ा हो गया। उसको बनने में समय लगता है, वो क्रमबद्ध तरीके से डेवलप होता है। आपने समाज के विकास के क्रम को देखा होगा, समाजशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था को ही गहराई से देखा होगा, तो उसमें ये पाया होगा कि पहले गाँव होते हैं, मतलब पहले कबीले होते हैं, एक छोटा मकान होता है, फिर बहुत सारे मकान बनते हैं, फिर एक गाँव डेवलप होता है। गांव में लोग तौर तरीके अपने उन्नत करते जाते हैं, रहन सहन के तरीकों को ऊंचा बनाते जाते हैं, तो वो कस्बे में परिवर्तित होता है, और कस्बे से अंततः वो एक शहर बन जाता है। सारे शहर ऐसे ही बने, ठीक है। तो ये बनावली जो है, ये निम्नतम जमाव जो यहाँ के प्राप्त हुए हैं, वो प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआती हिस्सा था वो ग्रामीण था, धीरे धीरे विकसित होकर वो अपनी चरम अवस्था में पहुंची। अब यहाँ देखिए, प्राक हड़प्पा संस्कृति के कुछ और क्षेत्र हैं, और आमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति और कोटदीजी संस्कृति, ये स्थानों के नाम के हिसाब से नाम रखे गए हैं। तो इनका संबंध प्राक हड़प्पा सभ्यता से, यानी शुरुआती डेवलपमेंट की जो अवस्था थी वहाँ से। अब भारत के पुरातात्विक स्थलों पर अगर एक निगाह आप उत्तर से दक्षिण में डालें, तो सबसे उत्तर में आपका बुर्जहोम है, कश्मीर में है। यहाँ आप देखें, नवपाषाणकालीन स्थल के तौर पे आप इसे ज़्यादा जानते हैं। फिर भीमबेटका है, मध्य प्रदेश वाला, गुफाएं हैं, और कहा जाता है कि इसका नाम भीमबेटका था। जब पांडव अपना वनवास गुजार रहे थे तो भीम ने इसे अपने आवास के तौर पे यूज़ किया था। इसमें चित्रकारियाँ मिलती हैं, मतलब गुफा चित्र मिलते हैं, जो कि काफ़ी रोचक है। इसके बाद पिकलीहल और अतिरमपक्कम, ये दक्षिणी है एक क्रम से, सबसे दक्षिणी इसमें अतिरमपक्कम है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश में कौन सा है? जब हम अपने यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि यूपी में कौन कौन से आते हैं। तो मांडी एक काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। इसके अलावा पादरी, कुंतासी, भिर्राना, ये सब भी हड़प्पा युगीन स्थल हैं, इन्हें भी आप जानते रहिए। चंदहुदड़ों से हमें झूकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये झूकर जो है, ये एक सब कल्चर है हड़प्पा सभ्यता का, उससे कुछ अलग नहीं है, बस क्षेत्र अलग है। आमरी संस्कृति ये पाकिस्तान का जो सिंध है वहाँ डेवलप हुई थी।
अब यहाँ जो सारणी बनी है इससे आपको ये जानने में सुविधा रहेगी कि विकास कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक और किस अवस्था में हुआ। तो 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व का जो समय था ये प्राक हड़प्पा समय या प्राक हड़प्पा काल के तौर पर समझा जाता है, क्योंकि इस समय विकास हो रहा था, मतलब गांव से लेकर नगर की ओर डेवलपमेंट चल रहा था। लोग अपने ग्रामीण तौर तरीके छोड़ रहे थे और एक नगरीय जीवन व्यतीत करने की ओर पैर बढ़ा रहे थे। तो ये बीजारोपण का समय था। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि ये एकदम से उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, नगरीय अवस्था में, तो ये इनकी उन्नत अवस्था थी। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद डेवलपमेंट की संभावनाएं ही नहीं रही होंगी। परिपक्व जो समय था, तो परिपक्व का मतलब होता है चरम अवस्था। चरम अवस्था ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं पाई, वो अपनी उन्नत शिखर तक नहीं पहुंच पाई। बीच में ही बाहरी हमले या फिर कुछ जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें हुई होंगी या फिर बाढ़ के ग्रस्त हो गए होंगे, जिसकी वजह से इसका पतन हो जाता है। तो आप देखिए कि सिर्फ 700 साल तक ही ये बनी रहती है, जो कि एक सभ्यता के लिए बहुत छोटा समय है। 700 साल हम इंसानों के जीवन काल के लिए ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक सभ्यता के लिए बहुत थोड़ा सा है। तो इसे शिखर पर रहने के लिए बहुत कम समय मिला, नहीं तो इसमें और भी विकास हुआ होता। फिलहाल परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वो 2600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1900 तक चलता है। ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब हम लोग सभ्य काफ़ी पहले ही हो चुके थे। अब इसके बाद उत्तर हड़प्पा काल जो है ये 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक चलता है, मतलब ये पूरा दौर है। और इसमें होता ये है कि जब विकसित हड़प्पा सभ्यता पे बाहरी हमला या तो हुआ या फिर प्राकृतिक आपदा आई, जो कुछ भी हुआ, तो उसके नतीजे में वो बिखर गई। कुछ लोग तो मारे गए, मतलब आपदाओं के शिकार हो गए और वहाँ की चीज़ें तहस नहस हो गई। वहाँ से जो लोग जिंदा बचे वो पलायन कर गए। पलायन करके वो छिटपुट विभिन्न हिस्सों में, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाते हैं और जहाँ जाते हैं अपनी सभ्यता को साथ में लेकर जाते हैं और उसी के सहारे जीवन यापन करते हैं। तो वो वाला दौर जो है वो उत्तर हड़प्पा काल कहलाता है। मतलब ये नगरोत्तर अवस्था है, नगर के बाद की अवस्था। ठीक, इसे उप सिंधु संस्कृति या हड़प्पोत्तर भी कहा जाता है, तो जिस नाम से आप पुकारें। अब यहाँ जो फैक्ट दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। स्टुअर्ट पिगट नाम के एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी राजनीतिक संरचना दिखाई देती है, मतलब राजनीतिक ढांचा भी इनका काफ़ी मजबूत था और इसमें केंद्रीकृत प्रशासन के हमें अंश दिखाई देते हैं। और ऐसा माना या साक्ष्य देखकर माना जाता है, ये कहना सही रहेगा, कि पुरोहित के हाथ में सारा नियंत्रण होता था और वही सबको धर्मोपदेश देता था या कर्तव्य पाठ बताता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो राजधानियां हुआ करती थी, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप है तुलनात्मक रूप से बाकी स्थलों के। हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ भी मिले हैं, यानी अनाज परिरक्षण का भी ज्ञान इनके पास पर्याप्त मात्रा में था। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को अगर हम देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता, समकालीन सभ्यताओं की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये समकालीन है। अब इसमें वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की आ जाता है और इराक आ जाता है। इन सारे स्थानों को अगर हम मिला लें तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के स्थल थे। मेसोपोटामिया में अकेडियन भाषा बाद में आती है। इसकी पुरानी लिपि थी सुमेरियन, कीलाक्षर लिपि में इसको लिखा जाता था, सुमेरियन भाषा थी। बाद में इसको रिप्लेस कर देती है अकेडियन। तो ये भाषाओं का रूपांतरण है। कालीबंगा में चबूतरा मिला है और चबूतरे की विशेषता क्या है कि वो मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है, जिसे कि आपने ऊपर ही देख लिया था। पशुपति नाथ की उस पर मूर्ति दिखाई देती है। उनके सिर पर 3 सींग हैं, 2 पतले सींग हैं और एक बीच में मोटा सींग है। और वो बड़े ही निर्भय होकर ध्यान मुद्रा में बाकायदा आलथी पालथी लगाकर बैठे हुए हैं और चारों ओर उनके हिंसक पशु मंडरा रहे हैं, तो उसका उन्हें कोई भय नहीं है। तो ऐसे में माना जाता है कि ये निर्भीक व्यक्ति जो है ये पशुओं से प्रेम करता रहा होगा और पशु इससे प्रेम करते रहे होंगे। तो ऐसे प्रकृति के देवता कौन है? भगवान शिव हैं, तो इन्हें भगवान शिव की संज्ञा दी गई। इसके बाद आप देखें मणि निर्माण की बात की जाए, और उससे पहले मणि निर्माण से पहले आप यहाँ देखिए पशुओं के नाम दिए हैं, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। सिर्फ इतनों को ही पहचाना गया है। आपने देखा होगा कि उस सील पर और भी आकृतियां हैं, लेकिन उनको कायदे से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। देखिए हड़प्पा शहरों का अगर उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम देखें तो उसमें हड़प्पा सबसे उत्तर में पड़ेगा। यहाँ उत्तर से दक्षिण में देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा की लोकेशन है पंजाब में, पंजाब का मॉन्टगोमरी। तो अपना वाला पंजाब नहीं, अब ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया पंजाब है। पंजाब असल में बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया डिवीज़न के समय, पश्चिमी पाकिस्तान में। और उस पंजाब वाले प्रांत में मॉन्टगोमरी नाम की जगह है, वहाँ पे है हड़प्पा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा मतलब काले कंगन या काली चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के लरकाना जिला है सिंध, यहाँ आप देख रहे हैं। और लोथल गुजरात वाले हिस्से में पड़ता है। तो ये लोकेशन है। कुल मिलाकर हम यहाँ उत्तर से दक्षिण देख रहे थे, तो सबसे दक्षिणी आपका लोथल है, सबसे उत्तरी आपका हड़प्पा है।
मणि निर्माण की अगर बात करें तो मणि निर्माण काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था और लोथल और चनूदड़ों में यही मुख्य व्यवसाय था। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, आपने पढ़ा होगा। आयात कर लेने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो धातुएं होती थी, बहुमूल्य धातुएं होती थी और कीमती नग होते थे। मतलब सिर्फ लिया नहीं जाता था, दिया भी जाता था, लेन देन चलता रहता था। यानी बाहरी वैदेशिक संबंध भी हमारे काफ़ी मजबूत थे। सिंधु घाटी के तट पे, मतलब सिंधु घाटी नहीं बल्कि सिंधु नदी के तट पे लरकाना जिला पड़ता है, वहाँ से सिंधु रिवर होकर बहती है। तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो नाम का स्थान मिला, खुदाई की गई तो काफ़ी चीज़ें पता लगी। और लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल है और ये जहाजी मालघाट के तौर पे पहचाना गया। यहाँ से जहाज़ों का आवागमन होता था, मतलब तटवर्ती क्षेत्र है तो यहाँ से पत्तन के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता था। बाद में भृगु कक्ष और ताम्रलिप्ति के तौर पे 2 पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह विकसित हुए। तो ये सब सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। हर समय वो नगर बनाने में ही तो लगे नहीं रहते थे, मनोरंजन भी उनको चाहिए। तो मनोरंजन के लिए वो तरह तरह के साधन जैसे कि पशुओं की लड़ाई और पासे का खेल ये सब इस्तेमाल करते थे। कालीबंगा में ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। तो कालीबंगा है कहाँ पे? ये रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान, सुनहरा रेगिस्तान। तो वहाँ से ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। अग्निकुंड में सामूहिक अनुष्ठान होता था। और धौलावीरा से जल संचयन और प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ही इतने अग्निकुंड क्यों प्राप्त हुए? जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता विकसित होती जाती है वैसे वैसे लोग जो है वो प्रकृति के देवताओं पर अपने विश्वास को मजबूत करते जाते हैं। तो चूंकि वो सूखा क्षेत्र था तो वहाँ पर लोग देवताओं की उपासना करके वर्षा होने की प्रार्थना करते थे, संभवतः ऐसा माना जाता है। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, उस पर हस्ताक्षर करके स्टाम्प की मुहर लगी हुई है कि ये सही है। सब अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान में एक ये भी अनुमान है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर मॉर्टिमर व्हीलर का नाम आता है और मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ था भारत पे। आर्य जो है वो बाहर से आए थे, संभवतः एशिया के किसी और हिस्से से, और यहाँ पर आकर उन्होंने जब हमला बोला तो इनके पास उन्नत कोटि के हथियार और चीज़ें थी और तेज रफ्तार में चलने का मतलब उनकी प्रवृत्तियाँ हुआ करती थी। स्वभाव से वो लड़ाकू थे, आक्रामक। परिणाम ये होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता उनका शिकार बन जाती है और लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं और आर्यों का आधिपत्य हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है वो मॉर्टिमर व्हीलर का है। इसके बाद लोथल और चनहूदड़ों को आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मन का उद्योग यहीं पर फला फूला था और भारतीय इतिहास में नगरों का उदय ये सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र से ही माना जाता है और यही सिंधु घाटी क्षेत्र की मुख्य विशेषता भी थी। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं क्योंकि समस्या ये थी कि आज़ादी मिली तो उसके बाद विभाजन भी साथ में हुआ, मतलब खुशी जो है वो पूरी नहीं मिली। तो विभाजन हुआ तो न सिर्फ हमारे देश का एक टुकड़ा कटकर हमसे अलग हो गया बल्कि ये जो कीमती धरोहरें थी इनका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जो उस समय खोजी गई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस तरह के स्थान जो बड़े बड़े थे। तो उसके बाद हमारे पास बचे बहुत थोड़े से। तो यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो थोड़ा रिसर्च करते हैं तो मालूम होता है कि भारत के अंदर भी ऐसे स्थान हैं। तो ज़्यादातर जो खोज हुई है, ज़्यादातर सर्वे में प्राप्त हुआ है वो गुजरात से मिला है, सैंधवपुरा स्थल, इसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पश्चिमोत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक था। ये तो हम जानते हैं कि भाई पश्चिमी उत्तरी हिस्से में भारत के इसका ज़्यादा संकेंद्रण था, लेकिन कहाँ तक? तो पूरा अफगानिस्तान कवर हो जाएगा, मतलब वहाँ तक ये फैली हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी सभ्यता थी और कितने बड़े इलाके में इसका संकेंद्रण था। शोर्तगुई और मुंडीगाक नाम के जो 2 स्थान है ये हिंदू कुश के पार मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार अफगानिस्तान तक पूरा फैला हुआ है। सैंधव सभ्यता से संबंधित जो सबसे ज़्यादा पुरा स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं और मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। अभी आपने पीछे देखा ना, मॉर्टिमर व्हीलर का ही स्टेटमेंट था कि आर्यों का आक्रमण होता है। तो इसमें उनका ये मानना था कि आर्यों का नेतृत्व इंद्र नाम के देवता, मतलब एक महापुरुष की श्रेणी में उन्हें डाला गया है। तो इंद्र नाम के एक महापुरुष कर रहे थे और उन्हीं के कृपा से ये सारा कांड होता है, मतलब ऐसा इनका मानना था। और इंद्र को बाद में वर्षा के देवता और धन धान्य के देवता के तौर पे पूजा गया, तो वो आर्यों के द्वारा पूजा जाता था। चंदूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं, बाकी जगह चौकोर ही मिलती हैं और यहाँ पर किसी तरह का दुर्ग नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। भारत में रेशम के साक्ष्य मिलते हैं और प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? निवासा से प्राप्त होते हैं। निवासा है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, प्रवरा नदी का ये तट है और वहाँ पर ये स्थान अवस्थित है। M.N. देशपांडे ने इसको खोजा था, तो खोजकर्ता का नाम अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा वासियों को मेहराब बनाने की कला नहीं मालूम थी, ये एकदम से समतल छतों का निर्माण कर सकते थे, लेकिन मेहराब जैसी जो चीज़ें हैं, मेहराब का मतलब ऐसे जो आर्क बनता है वो बनाने का सिस्टम इनके पास नहीं था। धौलावीरा में 3 हिस्सों में डिवाइड हमें नगर मिलता है और जो जल संचयन प्रणाली है वो काफ़ी उन्नत है, आप जानते ही हैं।
अब धौलावीरा की विशेषता एक ये भी है कि यहाँ से एक बैनर टाइप का, मतलब जैसे पोस्टर और बैनर में हम खूब बड़े बड़े फॉन्ट में लिखते हैं ना, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके लिखते हैं, मोटे मोटे अक्षर, ताकि दूर से ही दिखाई दे। तो उस तरह का स्लोगन नुमा एक लेख प्राप्त हुआ है जो कि हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है। ये लघु अभिलेख भले ही है, लेकिन इसका साइज चूँकि बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब इसमें बहुत बड़े आकार में अक्षरों को दर्शाया गया है। तो ये चीज़ प्राप्त हुई है। और लिपियों की सूचना मोहरों से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी कौन सी लिपियाँ यहाँ इस्तेमाल होती थी, भाव चित्रात्मक लिपियाँ थी, वो आप जानते हैं। तो उनकी सूचना ज़्यादातर मोहरों से प्राप्त हुई है, क्योंकि उस पर इन लिपियों का अंकन है। अब सैंधव मुद्राओं में एक श्रृंगी पशु का चित्र काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कुबड़ वाला बैल और एक श्रृंगी पशु, ये सब दिखाई देते हैं। एक श्रृंगी पशु का मतलब है कि एक सींग वाला ये पशु होता था। संभवतः ये एशियाई गैंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसे माना जाए। यहाँ आप देखें, बेलन घाटी में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है आप जानते ही। कोटडीजी, इसकी बात करिए। दुर्गीकरण का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, यहाँ दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब बाहरी आक्रमण का खतरा रहा होगा। रेखीय मापन के लिए मापन की पद्धति थी, यहाँ देख रहे हैं आप कि मापन की पद्धति थी। और ज़्यादातर मापन कैसा होता था, तो रेखीय मापन होता था, लीनियर मेजरमेंट ये लोग करते थे। हाथी दांत का पैमाना इस्तेमाल होता था और ये लोथल से ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, क्योंकि ये बंदरगाह शहर था और यहाँ से लेन देन होता था। तो जब लेन देन होता था तो उसमें नापने की नौबत आती थी। प्राचीन भारत में लंबाई नापने के लिए जो इकाइयाँ प्रायः इस्तेमाल होती थी, उसमें रिक्तिका ये सबसे महत्वपूर्ण थी। बाद में रत्ती के तौर पे इसे पहचाना गया, और भी तमाम लंबाई नापने की ये कुल मिलाकर यूनिट थी। रत्ती जो है वो वजन नापता है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी दिखाई देती है। फिलहाल सिंधुकालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह थे वो लोथल और मुंद्रा थे। देखिए, लोथल को तो आप जानते हैं, लेकिन मुंद्रा के बारे में इसमें से कम लोग जानते हैं, तो उसे भी आप देखें। हड़प्पा कालीन लोगों को कुछ फलों का भी ज्ञान था, जिसमें कि तरबूज, खजूर, नींबू, अनाज जैसे जो फल थे, माफ कीजिए, अनार जैसे जो फल थे वो दिखाई देते हैं। और भी हैं, विभिन्न फलों की जानकारी इनके पास थी। और स्वस्तिक का प्रतीक, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ये आर्यों के द्वारा नहीं दिया गया है, वैदिक कल्चर से ये नहीं आया है, ये चल रहा है हड़प्पा सभ्यता से। यानी ये हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का मुख्य चिन्ह हुआ करता था। और सूर्य पूजा का प्रतीक था स्वस्तिक, बाद में इसे गणेश जी का प्रतीक बता दिया गया। तो ये अपना अपना है, लेकिन कुल मिलाकर ये पवित्र चिन्ह है। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ ये पशु शक्ति के प्रतीक के तौर पे पूजा जाता था। तो सामर्थ्यवान पशु होता है बैल, मतलब मूल रूप से सांड, ठीक है। इसकी जो शारीरिक सामर्थ्य है वो बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसे एक पशु शक्ति के तौर पे पूजा जाता था, और बाद में इसका कृषि कार्य में इस्तेमाल हुआ, तो वो आर्यों के समय में होता है। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध जो पुरोहित की आकृति है वो पाई गई है, उसे आपने ऊपर देखा है। अब यहाँ जो समाधि क्षेत्र है वो प्राप्त हुआ, और समाधि क्षेत्र का नामकरण करने वाले जो पुरातत्वविद थे वो यहाँ पर इसे अलग अलग नामों से पुकारते थे, जैसे लेट हड़प्पन कल्चर है, या फिर समाधि एज के नाम से भी पुकारते थे। तो ये नाम भिन्न है, जो पाकिस्तानी है उनके द्वारा कुछ और कथन है, जो भारतीय है उनके द्वारा कुछ और कथन है। फिलहाल 1934 में इसको खोजा गया था। और माधव स्वरूप वत्स ने इसे कब्रिस्तानी संस्कृति के तौर पर पहचाना था। आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, हिंडन नदी के ये किनारे है। और सोने से लेपित एक छोटी सी टेराकोटा मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले, मतलब मनका बनाया गया, यानी जो बीड्स होती हैं वो बनाई गई, और वो टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बना हुआ था, अर्थात मिट्टी से बनाकर उसको पकाया गया था। बाद में उस पर सोने का पॉलिश किया गया था। आप सोच सकते हैं कितनी उन्नत कला रही होगी। त्रिकोण, मयूर और गिलहरी के आकार वाले बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके साथ आप देखिए, भगवानपुर ये क्षेत्र हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है वहाँ पड़ता है, सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसको सबसे पहली बार खोजा था और खुदवाया था, उत्खनन का काम करवाया था। तो यहाँ से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, चेनाब के किनारे है, मतलब दक्षिणी किनारे पर है। 1982 में इसका उत्खनन कराने वाले जेपी जोशी थे। और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में आइए, बागपत जिले में बारोड तहसील के अंतर्गत आता है सोनौली नाम की जगह, ठीक है। ये सनौली है, सुनौली नहीं है, सुनौली एक अलग जगह है, वो आप अलग रखिएगा। तो सनौली नाम का जो ये स्थान है, ये हड़प्पा पुरास्थल के तौर पे देखा गया। क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए गए। शवाधान का प्रचलन ये होमो निएंडरथल मानव के द्वारा शुरू किया गया था। उससे पहले मनुष्य इतना सुसंस्कृत नहीं था कि वो शवों को ठिकाने लगाए, ऐसे खुला छोड़ देता था और वो अपने हिसाब से डाइजेस्ट होता था नेचर में, ठीक है। तो ये शवाधान का, और जरा इसमें दिशा देखिएगा, उत्तर से दक्षिण, जो कि आज भी अपनाई जाती है। ज़्यादातर मामलों में शव को जब रखा जाता है तो उसका सिरहाना उत्तर होता है और जो पैर हैं वो दक्षिण की ओर होते हैं। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके समानांतर हमें काम करना होता है। कुल मिलाकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है।
और इसीलिए जिंदा आदमी को ये सलाह दी जाती है कि आप उत्तर दिशा में सिर करके मत सोइए, नहीं तो चुंबकीय तरंगे आपको प्रभावित करेंगी, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो यहाँ मृत को, जो मृतक व्यक्ति है उसके लिए ये सिरहाना रखा जाता है। तो यहाँ शवाधान वैसे किया गया। नील नदी की द्रोणी में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, मतलब सूखा इलाका। अगर नील नदी यहाँ से नहीं गुजरती तो ये हमेशा ही एकदम से बंजर रेगिस्तान बना रहता। तो इसे जीवन देने वाली नील नदी ही है, और इस नदी के अभाव में ये पूरी तरह से रेगिस्तान होता, अभी आंशिक है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि के आविष्कारक थे, और इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? कीलाक्षर लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कपास की खेती की शुरुआत करने वाले सिंधु सभ्यता के लोग ही थे। कपास की खेती ये शुरू करते हैं और उसके बाद ये क्रमशः आगे बढ़ती है। पहले भारत में इसे उगाया जाता है, उसके बाद वहाँ से ये यूनान जाती है। यूनानी जो है इसे हिंडन के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उसी क्षेत्र से कपास इन्हें मिला था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा, इन सभी स्थानों से कुबड़ वाले ऊँट का जीवाश्म मिला है। तो ऊँट के तो कुबड़ होता ही है, मतलब ऊँट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा, यहाँ से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ और घोड़े की हड्डियाँ, ध्यान दीजिए, मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं, उसकी हड्डियाँ भी मिली हैं, उसके जबड़े भी मिले हैं। मतलब जीता जागता घोड़ा भी उनके पास था और उसकी नकल करके ये मूर्तियाँ भी बनाते थे। लोथल तथा चनहुदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था, और लोथल और बालाकोट जो है ये सीप के उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मेलुहा शब्द, ये मेलुहा के मृत्युंजय आपने कहानी, मतलब जो उपन्यास है उसे पढ़ा होगा। आजकल ये सब एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन मेलुहा है क्या? तो ये सिंध क्षेत्र को ही कहा जाता है, मतलब सिंधु घाटी का जो पूरा क्षेत्र है उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दिलमुन नाम का जो शब्द है ये फारस की खाड़ी में जो बहरीन जगह है वहाँ से कंपेयर किया गया है, मतलब बहरीन को ही पहले दिलमुन कहा जाता था। और सुमेरियन अभिलेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि दिलमुन जो है वो साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय के स्थल के तौर पे पहचाना गया। इसे हाथियों का देश भी कहा गया। कालीबंगा से बैल की तांबे की मूर्ति मिली है और लोथल से कुत्ते की तांबे की मूर्ति मिली है। मतलब लोग न सिर्फ मूर्तियों की कला जानते थे, बल्कि अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उसे गढ़ सकते थे, उसे शिल्प के तौर पे आकार दे सकते थे। और सैंधो काल में सबसे ज़्यादा मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई मिली हैं। सेलखड़ी से ये ज़्यादातर बनी हुई दिखाई देती। मातृदेवी की उपासना ये करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। पशुपति का चित्र इसका आधार है। सैंधो निवासी इसके अलावा प्रकृति के उपासक थे। ये मातृदेवी क्या है? ये धरती को माता के तौर पे पूजते थे, और एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वो इसी को दर्शा रहा है। मतलब ज़मीन में आप बीज डाल दीजिए और बीज जो है वो अंकुर बनेगा, अंकुर से फिर पत्तियाँ निकलेंगी, तो वो धरती फोड़कर बाहर आया। तो उसी प्रकार का वो एक महिला की कल्पना कर लिए कि वो माता है और उन्हीं के गर्भ से ये जो पौधा है ये जन्म ले रहा है। तो मातृदेवी का वो मतलब वो प्रकृति का ही एक आधार है। और बाकी पशुपति शिव जो है वो प्रकृति के ही देवता है। तो यहाँ प्रकृति की ही पूजा होती थी। पक्षियों, वृक्षों और पशुओं की उपासना करते थे, और अपने सनातन कल्चर में ये अभी तक चला आ रहा है। हम प्रकृति के ही मूल उपासक हैं। बाद में आडंबर शुरू हो गया कि ये मूर्तियाँ हैं और इस नियम का पालन करना चाहिए। तो ज़्यादा जब नियमबद्ध कोई चीज़ होती है ना, तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। इसीलिए बाद में हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म है उसमें डिवीज़न शुरू हो जाता है, वर्ण व्यवस्था और तमाम चीज़ें। तो ये पाखंड पहले नहीं था। हम लोग विशुद्ध प्रकृति के उपासक थे। जो चीज़ें हमें जीवित रखती थी, जो चीज़ें हमें जीवन के लिए सपोर्ट करती थी, उसे हम पूजते थे, उसका संरक्षण करते थे। ठीक, अब इसके बाद आप देखें कि कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर दिशा में दफनाए जाते थे। यहाँ दिशा अलग है। रोपड़ में पश्चिम पूर्व में दफनाए जाते थे। लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाए जाते थे। तो दिशा अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर उत्तर दक्षिण वाला जो कॉन्सेप्ट है वही दिखाई देता है। हड़प्पा को अगर देखा जाए मतलब एक स्थल के तौर पे, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी जिला है, शाहीवाल वाला हिस्सा, शाहीवाल गाय की नस्ल को भी आपने जाना होगा, तो वहाँ पर ये स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना प्रांत में स्थित है, माफ़ कीजिए, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर है। ये नदियों का पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा जो है वो रावी के बाएं किनारे पर है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु के दाहिने किनारे पर है। ये दाहिना बायां याद रखिएगा। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, और इसके अवशेष हमें पूरे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान पूरा, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में अब तक ये खोजे जा चुके हैं, और ऐसी संभावना है कि ये मिलते रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो है वो सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं। और सबसे पूर्वी हम प्राप्त करते हैं आलमगीरपुर को। अभी उससे ज़्यादा पूरब में नहीं खोजा गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब मेरठ वाले क्षेत्र में दिखाई देता है।
उत्तरी पुरास्थल मतलब सबसे उत्तरी जो है वो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी पड़ता है महाराष्ट्र में दैमाबाद में। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हैं, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा को हम रख सकते हैं। यहाँ पर समकालीन और बड़ी बड़ी बस्तियाँ प्राप्त हुई, मतलब ये एक साथ विकसित हुए थे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, और आप जानते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी जो है वो शुरू करवाते हैं ये काम, मतलब सर्वेक्षण का काम शुरू होता है जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान वाला, वहाँ पे मॉन्टगोमरी साहिवाल ज़िले में शुरू होता है, और 1923 तक उसका लगातार उत्खनन किया जाता है, और जितना इसको खोदा जाता है उतनी ही नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। 1926 में माधो स्वरूप वत्स ने वर्ष 1946 में, मतलब एक क्रम से चल रहा है, 1926 में माधो स्वरूप वत्स आते हैं, वो खुदाई का काम करवाते हैं, फिर 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर, ये सतत तरीके से इसको खुदवाते रहते हैं। अब यहाँ आप और भी देखिए, हड़प्पा से प्राप्त जो चीज़ें हैं, मतलब 2 टीले मिले, इसमें एक तो था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला, मतलब दिशा के हिसाब से। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया, उनकी आकृतियों के हिसाब से। ये तो हमने हड़प्पा के बारे में देखा। अभी मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख रहे हैं। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में सिंधु के दाईं ओर स्थित है, ये आप जानते ही हैं। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले 1922 में राखाल दास बनर्जी थे, इनका नाम आप याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बड़ा वॉशरूम यानी जो स्नानागार है वो प्राप्त हुआ है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान के संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि रोज इसमें लोग नहाते थे, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता था, उपासना वगैरह करनी होती थी, तो सामूहिक रूप से लोग इसमें स्नान किया करते थे। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में दुर्ग टीला प्राप्त हुआ है, जिसे कि स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुषाण शासकों ने एक स्तूप बनवाया था, तो इसलिए इसे दुर्ग टीला कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखें आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्य अवशेष हैं उसमें कांसे की एक नृत्यांगना प्राप्त हुई है, और एक पुजारी यानी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपति नाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति मतलब आकृति प्राप्त हुई है, इसके साक्ष्य मिले। और कांसे की बनी हुई जो नर्तकी है उसके विषय में अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो माता पार्वती की एक नृत्य भंगिमा वाली मूर्ति हो, मतलब ये अनुमान है। अब यहाँ मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चनहुदड़ो प्राप्त हुआ, और इसकी सबसे पहले खोज करने वाले एमजी मजूमदार थे, 1931 की बात है। बाद में इसका उत्खनन का काम मैके के द्वारा करवाया गया, सर्वे का काम कोई और किया, और खुदवाने का काम बाद में होता है 1935 में। तो ये क्रम चल रहा है। अब इसके बाद लोथल है, फिर कालीबंगा है। लोथल गुजरात में है, आप जानते ही हैं, बंदरगाह शहर था, भोगवा नदी के तट पे स्थित था, और इसकी खोज करने वाले डॉक्टर RS राव थे, माफ कीजिए SR राव थे। लोथल की सबसे बड़ी विशेषता थी जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड के तौर पे इसे पहचाना गया। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, और ये हनुमानगढ़ जिला जो राजस्थान का है वहाँ से प्राप्त हुआ ऐतिहासिक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े बड़े अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था, और यहाँ पर एक दुर्ग भी मिला हुआ है, ठीक है, दुर्ग भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुराना माना जा सकता है, मतलब एकदम शुरुआती दौर का भी हम नहीं कह सकते, लेकिन मध्यकाल से चल रहा है। और सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, 1952 में खोजा जाता है। BK थापर और BB लाल ने यहाँ पे खुदाई का काम शुरू करवाया था 1961-69 का जो समय था उसमें, और विश्व का पहला जोता गया जो खेत है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था, ऐसा माना जाता है कि बहुत वेल डेवलप यहाँ नगर था, और वो 2900 ईसा पूर्व तक चलता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जुते हुए खेत का यहाँ से मिलने का पर्पस, लोग जो है वो खेती करते थे, और खेती के लिए उन्होंने खेत को जोत कर तैयार किया था, बीज डालने की बारी थी, या संभवतः बीज का रोपण भी कर दिया होगा, और उसी के बाद कोई ऐसी आपदा आती है कि ये समाप्त हो जाते हैं, मतलब इन्हें या तो पलायन करना पड़ता है या ये वहीं पर दफन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। और जुते हुए खेत की सतह मिली है, ये यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हुई है, मतलब बाहरी सभ्यताओं से भी इनका लिंक था, ये पता लगता है। एक खिलौना गाड़ी मिली है, पहिए मिले हैं, पहिए के बारे में जानते थे। आग की बलिवेदी के प्रमाण मिले हैं, आग का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना इन्हें पता था, तो सारी चीज़ें ये जानते थे। धौलावीरा और सुरकोटदा को भी देखने की आवश्यकता है। धौलावीरा राखी गढ़ी के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, इसकी विशेषता है। कच्छ के रण में ये स्थित है, गुजरात में है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आयताकार इसको बनाया गया है, काफ़ी व्यवस्थित नगर है, आयताकार आकृति इसकी है, मतलब लंबाई आमने सामने की बराबर, चौड़ाई आपस में बराबर। RS बिष्ट और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने 1992 में इसको खोदा था, काफ़ी बाद में,
और धौलावीरा हड़प्पा से संबंधित उन पुरास्थलों में गिना जाता है जो कि हमें महान स्नान और जलाशय के विषय में भी जानकारी देते हैं। मतलब पानी के भंडारण का यहाँ पे प्रावधान किया गया था, उसी मामले में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नंबर आता है सुरकोटदा, दैमाबाद और राखीगढ़ी का। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है और कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन लाशों को नहीं दफनाकर बल्कि वहाँ पर राखों को या जो अस्थि अवशेष है उनको कलश में रखकर अंदर दफनाया गया है। तो इस तरह के साक्ष्य मिले। और घोड़े की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो आपने पीछे भी देखा था। दैमाबाद आपका पड़ता है अहमदनगर जिले में, मतलब महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर ये स्थित है और सिंधु सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे दक्षिणी स्थल है। ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम है, अभी तक जो खोजा गया है उसमें सबसे दक्षिणी। रथ चलाता हुआ एक इंसान इसमें दिखाई देता है। अब जरा देखिए, सांड और गैंडे की आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक श्रृंगी पशु यहाँ गैंडे के तौर पर दर्शा दिया गया है और कुछ मृदभांड भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सिंधु लिपि की एक मुहर प्राप्त हुई है। तश्तरी और प्याले जैसी जो आकृतियां हैं उसके भी साक्ष्य मिले, मतलब बर्तन इत्यादि बनाना भी इन्हें पता था। राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। खोज इसकी बाद में होती है 1969 में, सूरजभान जी करते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है अभी तक का, ध्यान दीजिएगा। रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है, सतलज के दाहिने किनारे पर इसकी लोकेशन है और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। शहर की खोज करने वाले बीबी लाल जी थे और 1953-55 के समय में इसको खोजा गया था। खुदाई बाद में होती है, वो यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा करवाई जाती है। जब खोदा जाता है तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, सिलखड़ी की मोहरें मिलती हैं, तांबे के बाणाग्र और कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब समझ रहे हैं, इन्हें हथियार बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो हथियार कोई क्यों बनाता है? लड़ाई कोई भी शौक से नहीं करता है, जब उसे बाहरी हमले का खतरा होता है, किसी से निपटने की जल्दी होती है, तब जाकर वो हथियारों का निर्माण करता है। आजकल देखें, पूरा विश्व जो है वो असुरक्षा महसूस कर रहा है, सभी को अपने ऊपर संकट आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़ गई है। और अमेरिका की चांदी, ठीक है, इस तरह के देशों की चांदी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हथियारों की नौबत तभी होती है जब युद्ध की संभावना हो। तो यहाँ हथियार बनाने का मतलब यह है कि बाहरी आक्रमण का अंदेशा इनको भी हो गया था और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ से मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है, जिंदा दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर आपका गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। प्रांत कहना सही नहीं होगा क्योंकि गुजरात ही अब प्रांत हो गया, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में मिलता है। प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य एक साथ यहाँ से मिलते हैं, ये रंगपुर की विशेषता है। वनस्पति के अवशेष भी यहाँ से मिले और कहा जा सकता है कि ये लोग चावल के विषय में जानते थे, उसकी खेती करते थे, बाजरा और ज्वार जैसे रूखे अनाज भी उगाते थे। अब यहाँ बनावली को आप देख लीजिए, 1973-74 में ये RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन का काम हुआ था। ये हरियाणा जिले में पड़ता है। मातृदेवी की मिट्टी की आकृतियाँ, बहुत सारी आकृतियाँ यहाँ से मिली हैं और खिलौना हल मिला हुआ है। पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। तो ये क्या बच्चों के खेलने के लिए हल बनाए जाते थे? नहीं, ये पहले मॉडल तैयार करते थे। कृषि यंत्रों का इन्हें ज्ञान था, अच्छा खासा ज्ञान था, तभी ये खेती कर पाते थे। और उर्वर क्षेत्र था तो बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन कुल मिलाकर ये पहले मॉडल तैयार करते थे और उसी के आधार पर बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण करते थे। तो इनके अंदर एक साइंटिफिक माइंड था। आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से सीधे सीधे अब राजनीति की बात कर लेते हैं और ये भाग 3 है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, कहीं कहीं मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इतने नामों से ये मिलता है। अब मुख्य बात यह है कि इसके अंदर था क्या, कैसा सुधार था ये। तो 20 अगस्त 1917 की बात है, यहाँ ध्यान से देखिएगा शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रिटिश सरकार ने पहली घोषणा की और इसका उद्देश्य था भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जिम्मेदार सरकार को क्रमिक तौर पर विकसित करना। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद जो है, इसमें एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं और इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। ध्यान से देखिएगा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यहाँ इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम इसी प्रकार अधिनियमित किया गया कि जो 1921 में लागू हो गया, मतलब कुल मिलाकर मॉन्टेग्यू घोषणा पर आधारित था और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तौर पे जाना जाता है। मतलब इसकी नींव पड़ती है 20 अगस्त 1917 के आसपास और ये क्रमिक तौर पर लागू होते होते अंत में 1921 में प्रभावी हो जाता है। अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू, जो आपने ऊपर नाम देखा ना, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये भारत के राज्य सचिव थे या इन्हें आप भारत सचिव कह सकते हैं और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोनों के नाम से इसका नाम रखा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें उद्देश्य क्या था? एकमात्र इसका उद्देश्य था, सिर्फ इतना भी अगर आपको पता हो तो बहुत सारे प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों को सरकार में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
अब ये मंतव्य इनका यहाँ पे साफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को और विस्तृत कर दिया। मतलब ये है कि 1909 का जो मर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उसमें यही सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव डाली गई थी। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया गया था और वो होता भी है। तो बाद में इसको और व्यवस्थित कर दिया जाता है, मतलब और बड़े पैमाने पर लागू कर दिया जाता है कि भारतीय ईसाई जो है उनके लिए अलग, एंग्लो इंडियन है उनके लिए अलग, जो यूरोपीय भारत में रह रहे हैं उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल रहेगा। तो पृथककरण का सिद्धांत चल रहा है। और इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी दिया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन अब फैलता जा रहा था, उनका दायरा बढ़ता जा रहा था। तो कोई एक आदमी ही पूरी व्यवस्था को नहीं हैंडल कर सकता है, इसलिए भारत सचिव के ऊपर जो बोझ था उसको कम करते हुए कुछ काम उच्चायुक्त को हैंडल कर दिया, जो बाहरी मामले देखता है। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। मतलब सिविल सेवाओं के लिए एक बाकायदा संस्थान की जो शुरुआत है वो यहाँ से मानी जाती। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। आप देखते हैं ना, यूपी का बजट अलग आता है, हरियाणा का बजट अलग आता है, बिहार का अलग आता है। मतलब हर राज्य का अपना बजट होता है और केंद्र का अलग होता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा और जो बजट है वो अलग होता है। तो ये व्यवस्था पहले हो गई और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो इससे काम का बंटवारा हो गया। इस अधिनियम के हिसाब से वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे और 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। कमांडर इन चीफ का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता था, ये पद काफ़ी महिमा मंडित था। तो ये किसी भारतीय को अंग्रेज कैसे दे सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत अब होता क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया। मतलब 2 स्तर वाली प्रणाली थी और प्रशासनिक विषयों के 2 भाग कर दिए गए। एक तो आरक्षित था और दूसरा हस्तांतरित था। 2 भाग जो है उन्हें ध्यान दीजिएगा। हस्तांतरित विषयों को देखने का काम राज्यपाल करता था। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से इसका पूरा प्रशासन संभाला जाता था। और जो आरक्षित विषय होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा प्रशासित किए जाते थे। तो दोनों में फर्क था और इसी दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना गया। और ये जो शब्द है ये ग्रीक शब्द डिऑर्चे से लिया गया है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में डिऑर्चे से उठाया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड। दोहरी शासन व्यवस्था, लेकिन ये असफल रहता है। आप जानते ही हैं कि शासन का सबसे उम्दा और सबसे बेजोड़ स्थिर स्वरूप होता है केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई विकेंद्रीकरण न हो रहा हो, सब कुछ एक बिंदु हो यानी केंद्र हो और उसी की मुट्ठी में हो। तो ये सफल नहीं रहता है। और इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी। द्वैध शासन का मतलब यही होता है कि जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं और जो स्थानीय निकाय हैं उनको ताकतें दे रहे हैं। तो यहाँ वही होता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही। सरकार ने अपने को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जो छिटपुट संस्थान थे उनमें ये काम शुरू कर दिया था। इसने संघीय ढांचे की अवधारणा को एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ पेश किया, ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि अंग्रेज अभी प्रयोग करके देख रहे थे ये द्वैध शासन व्यवस्था सफल होती है या नहीं, इसीलिए बड़े पैमाने पर इसको लागू नहीं किया था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के सीमांकन को और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को ढीला कर दिया और केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची जो है उस पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। हालांकि सरकार में वही बताया गया कि केंद्रीकृत और एकात्मक वो बनी रहती है। अच्छा, देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। देश में पहली बार होता है प्रत्यक्ष चुनाव और इस प्रकार से भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण है। 10 साल बाद, इसमें देखिए प्रावधान क्या है कि 10 साल बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए ये तो हमने अधिनियम लागू किया, जो कि एक सुधार अधिनियम कहा गया अंग्रेजों की ओर से। अब लागू करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है। तो उसके लिए हम 10 साल के अंतराल के बाद इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी उपलब्धियों को देखेंगे। लेकिन 10 साल से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन बनकर आ गया और साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें ये कहा गया कि भाई द्वैध शासन व्यवस्था अब काम नहीं कर रही है, ये किसी काम की नहीं है, आपने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया था, तो इसको हटा देना चाहिए। वही हमारा जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था वो सही है।
प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार किया जाना चाहिए, इसको इसने इसमें महत्व दिया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए खुराक का काम कर रहा है, भारतीयों को तोड़ कर रखने का काम कर रहा है, मतलब एकजुटता का अभाव इससे बना रहेगा। तो भारतीय जब एकजुट हो ही नहीं पाएंगे तो वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे कैसे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है उसको बना कर रखना चाहिए। और भारतीय मतलब ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ की स्थापना की जाए, उन्हें अलग संघ के तौर पर विकसित कर दिया जाए। ये सब प्रावधान किए गए, ये बाद में होते हैं। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा करनी आवश्यक है। ये सबसे लंबा अधिनियम था जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया, और बाद में जब संविधान बनने लगा तो इससे ज़्यादातर अनुच्छेद ले लिए गए, और परिणाम ये होता है कि हमारे भी संविधान का आकार बहुत लंबा हो जाता है। दो अलग अलग अधिनियमों में इसको बांट कर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बड़ा है तो इसको डिवीज़न करना आवश्यक है। 1935 में 321 धाराएं, मतलब इस अधिनियम में 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मतलब ये पहला पार्ट है। भारत सरकार अधिनियम जिसे हम कहते हैं 1935 वाला, उसमें 321 धाराएं थी, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियाँ थी। बर्मा सरकार अधिनियम जो था 1935 का, वो अलग था। तो यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1933 में अंततः आती है, लाख विरोध के बाद भी, तो उसी के आधार पर बनाया गया था। मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1933 में, और एक श्वेत पत्र जो कि 3rd गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब होती है वहाँ पर दिखाया जाता है, जारी किया जाता है, और साथ में कुछ कमेटी भी डेवलप की गई थी। कुल मिलाकर साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसी के आधार पर ही आता है, मूल बात यही। अब देखिए, ब्रिटिश संसद को इसमें सर्वोच्चता पर रखा जाता है, वो पहले ही अपनी सर्वोच्च स्थान पर बरकरार रहती है। कोई भी भारतीय विधायिका, चाहे संघीय हो या प्रांतीय हो, उसे संविधान को संशोधित करने या परिवर्तित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। केवल ब्रिटिश संसद ही इसमें संशोधन करने का अधिकार रखती थी। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान इसमें दिखाई देता है, और प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया जाना इसमें तय किया गया था। अधिनियम ने 3 सूचियों के साथ केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। अब जो 3 सूचियाँ थी उसमें संघीय सूची है जिसमें कि 59 विषय थे, ध्यान से देखिएगा, ये केंद्र के लिए थी। प्रांतीय सूची, ये स्पष्ट बात है कि प्रांतों के लिए थी, 54 विषय इसमें थे, और संवर्ती में 36 विषय थे, जैसा कि आज के समय में चल रहा है। मतलब आप जानते हैं ना, संघ सूची, केंद्र सूची, ये एक ही होती है। संघ का मतलब यहाँ केंद्र से तात्पर्य है, और उसके अलावा राज्य सूची और संवर्ती, तो संवर्ती में दोनों के ही मामले होते हैं, दोनों के क्षेत्राधिकार उसमें आते हैं। तो संवर्ती सूची दोनों के लिए थी, 36 विषय इसमें आते थे। इसके अतिरिक्त वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियाँ थीं। हालांकि अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना है वो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाती है, क्योंकि रियासतें इसमें शामिल ही नहीं होती हैं, और देसी रियासतों का एक बड़ा हिस्सा भारत में था, तो इनके बिना काम नहीं चल सकता था। अब यहाँ आगे देखें, अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश ये साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें की जाती है, तो उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की जाती है। अधिनियम ने प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता दी और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। मतलब क्या है कि केंद्र में इसे ट्रांसफर कर दिया गया। राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख हुआ करता था और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद उनके साथ होती थी। मंत्री उन प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी होता था जिन्हें उन्हें नियंत्रित किया गया, मतलब जिन्होंने उन्हें नियंत्रित किया था। ठीक है, मंत्री जो था वो उन प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति वफादार रहता था जो कि इसे नियंत्रित करती थी। और विधायिका की अगर विशेषता देखें तो मंत्रियों को हटा भी सकती थी, वो उसकी मर्जी पर था। हालांकि गवर्नरों ने अभी भी इस मामले में अपनी जो विशेष पावर्स थी, विशेष शक्तियाँ थीं, वो आरक्षित रखी थी। ब्रिटिश अधिकारी अभी भी किसी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे, ऐसा प्रावधान था। मतलब अपने लिए भरपूर गुंजाइश अंग्रेजों ने बचा कर रखी थी। द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान ये केंद्र में कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि द्वैध शासन को इन्होंने हटा दिया था, बस ये देखा कि इसे प्रांतीय स्तर पर अगर हम कर रहे हैं तो इससे हमारा साम्राज्य कमज़ोर हो सकता है, हमारी व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है, तो इसे केंद्र में लागू किया जाना चाहिए। हालांकि प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हो पाता है और संघीय सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उनको 2 भाग में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित था, दूसरा स्थानांतरित था। तो आरक्षित विषयों पर पूरा नियंत्रण गवर्नर जनरल का होता था। ये जो आरक्षित विषय हैं इस पर पूरा कंट्रोल किसका था? ये गवर्नर जनरल का था। और गवर्नर जनरल और उसके द्वारा नियुक्त जो 3 परामर्शदाता थे उनकी सहायता से आरक्षित विषयों को प्रशासित किया जाता था, मतलब उनके सहारे प्रशासन चलाया जाता था। विधायिका के प्रति गवर्नर जनरल उत्तरदायी नहीं होता था, वो इससे स्वतंत्र होता था। आरक्षित विषयों में रक्षा संबंधी मामला, चर्च संबंधी मामले यानी धार्मिक मामले आप कह सकते हैं, विदेश मामले, प्रेस का मैटर, पुलिस, कराधान, न्याय, शक्ति संसाधन और आदिवासी मामले शामिल थे। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण विषय तो इसी में आते हैं। और हस्तांतरित विषयों को गवर्नर जनरल के द्वारा उनकी मंत्रिपरिषद, जो कि 10 सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकती थी साइज में, उसके द्वारा प्रशासित किया जाता था। परिषद को विधायिका के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता था, ये उसकी मजबूरी थी।
और इस तरह की जो सूची थी यानी हस्तांतरित विषयों की सूची थी, उसमें वन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मामलों को यानी जो सेकेंडरी मामले थे उनको शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल के पास स्थानांतरित विषयों के मामलों में भी हस्तक्षेप करने का विशेषाधिकार था, यानी हर मामले में वो टांग अड़ा सकता था, उसके पास कुछ स्पेशल पावर मौजूद रहती थी। द्विसदनीय व्यवस्था चल रही है। अब द्विसदनीय व्यवस्था को 11 में से 6 प्रांतों, 6 प्रांत कौन कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, बंगाल है, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत यानी तत्काल का उत्तर प्रदेश, तो उसमें पेश किया गया था। और केंद्र में 2 सदनों वाली द्विसदनीय संघीय विधायिका की स्थापना की गई। संघीय विधानसभा 375 सदस्यों वाला ये निम्न सदन होता था और राज्यों की परिषद ये उच्च सदन के नाम से जानी जाती थी, जिसमें 260 सदस्य होते थे, मतलब 260 की इसकी सदस्यता होती थी। संघीय विधानसभा की अवधि 5 साल थी। ज़्यादातर अपना जो तत्काल का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मेल खाता है। और दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाता था, निर्वाचित नहीं किया जाता था। और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाना था, कुछ को गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। और अधिनियम ने विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की थी, मतलब कुछ संस्थाएं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ आप देख रहे हैं, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सब इसी अधिनियम से निकल कर आया है, 1935 वाले अधिनियम से। अब 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया, नहीं तो उसका वाला जो पार्ट था वो भी इसी में अटैच रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था और सर मॉरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनका नाम आप याद रखिएगा। और 2 अन्य न्यायाधीश थे, जैसे आप देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो एलिजा एम्पे उसमें सबसे मुख्य रहते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है संघीय न्यायालय का, मॉरिस ग्वायर इसके मुख्य न्यायाधीश थे यानी चीफ जस्टिस। उसके अलावा 2 न्यायाधीश, एक शाह मोहम्मद सुलेमान जी और एक MR जयकर जी थे। इन दोनों जने को आप याद रखेंगे। 28 जनवरी 1950 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का काम किया गया बाद में। हालांकि यह अपील हेतु अंतिम अदालत नहीं हुआ करती थी। कुछ मामलों में इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में भी अपील की जा सकती थी। यानी कुल मिलाकर अंतोगत्वा अगर देखा जाए तो जो अंतिम नियंत्रण है वो इंग्लैंड अपने हाथ में रखता था। और इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार कर दिया और कुल आबादी के लगभग 10% को मताधिकार, मतलब मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थानों को हम देख रहे हैं। संस्थान दिया है, स्थान दिया है, ऐसे ही टेबल, मतलब 2 अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। कुल मिलाकर टेबल में 4 कॉलम है, लेकिन मोटे तौर पे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले इधर वाले संस्थान को देखें, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है ये लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में है। और इज्जत नगर पड़ेगा बरेली में, वहाँ पे वेटनरी साइंस इंस्टीट्यूट है, मतलब पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, जो कि भारत का अपना केंद्रीय है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में है। और कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये आपका झांसी में। इधर वाले को देख लीजिए, एरोमेटिक प्लांट्स का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स है, जिसे कि CMAP कहा जाता है, तो ये लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, ये भी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। हापुड़ में ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है अनाज भंडारण पद्धति पर। लखनऊ में एक चीज़ और है, सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला। बकरी अनुसंधान संस्थान, इसे आप देख रहे हैं, ये मथुरा में है। और कोशिकीय निवारण और अर्बुद शास्त्र, अर्बुद मतलब होता है ट्यूमर, तो ठीक है, ट्यूमर विज्ञान से संबंधित जो संस्थान है, ट्यूमर पर रिसर्च करना और जानलेवा कारणों को मिटाना, ये इसका पर्पज है, तो ये नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर में पड़ेगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। और भदोही में है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, IICT। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये आप देख रहे हैं, ये नोएडा में पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में, 2 यहाँ पे नोएडा में, जो एक स्थान पे हैं, जितने भी संस्थान एक जगह पे हैं उसको आप एक साथ पढ़िए। और वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, मतलब सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी आप देख लीजिए, प्रयागराज में है। और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। जबकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, मतलब पहले इसका नाम आम अनुसंधान संस्थान था, लेकिन बाद में उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया, क्योंकि बाकी फलों का भी इसमें समावेश किया गया, लखनऊ में। यहाँ पार्क और सिटी दिया हुआ है।
तो पार्क एंड सिटी स्थान इस तरह से आपको जानना है। देखिए डिफेंस पार्क जो है ये कानपुर, झांसी और लखनऊ में है, जबकि साइबर सिटी हम कहते हैं कानपुर को। एरोस्पेस पार्क आपका लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है। रक्षा औद्योगिकी गलियारा ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में है। लायन सफारी पार्क इटावा में, ध्यान से देखिए। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में पूछा गया था। और निकिडा सिटी जो है वो कानपुर और उन्नाव के बीच में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहा जाता है। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपने देख ही लिया, लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया में है। और लेदर पार्क आपका आगरा में है। मेडी सिटी जो है वो चकगंजरिया है, ये चकगंजरिया जो है ये लखनऊ में पड़ेगा। थीम पार्क जो कि पर्यटन पर आधारित है ये आगरा में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा आगरा में पड़ेगा और वेब सिटी गाजियाबाद में। टेक्सटाइल एंड होजरी ये कानपुर में है और टॉय सिटी आपका ग्रेटर नोएडा में है। साइंस पार्क संडीला आपका हरदोई में है, हरदोई जिले में पड़ेगा, वहाँ पे स्थित है। और एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी दोनों जगहों पे है। बुद्ध थीम पार्क ये सारनाथ में है, बौद्ध धर्म से जुड़ा ये क्षेत्र ही है। पुराना इसका नाम था ऋषिपत्तनम। मृगदाव ये बनारस का आउटर एरिया था, अभी पूरे वाराणसी जिले में आता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर में है, ये बंथर क्षेत्र जो है ये उन्नाव का है। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये एपेरल है, ये एपेरल टेक्सटाइल पार्क है असल में। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में इसकी लोकेशन है। सोलर सिटी कार्यक्रम ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद का है। परफ्यूम पार्क सुगंध नगरी कहा जाता है कन्नौज को, वहीं पर है। मेगा फूड पार्क आपका बहेड़ी में है और ये बहेड़ी पड़ेगा बरेली में। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है 9 टोटल। किसान रथ योजना थी 2010-11 की। ऊर्जा शहर योजना 2008 की थी। किसान बही योजना 1992 की थी और चकबंदी प्लान था 1954 का। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की अगर बात करें तो 2018-19 का जो आधार वर्ष है उसके आधार पे 371 ग्राम प्रतिदिन, और भारत में ये कितना है 394 ग्राम प्रतिदिन है 18-19 के रिकॉर्ड के हिसाब से। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है जो कि 1830 की है। और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी 1976 में। सबसे बड़ी नहर है शारदा, ये तो आपने पढ़ा होगा। और गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किसान मित्र योजना की लॉन्चिंग हुई थी 18 जून 2001 में। और कृषि निर्यात जोन इसमें कई सारे हैं, जैसे आगरा जो है वो आलू के मामले में, लखनऊ से आम और सहारनपुर से भी आम। ई डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है, मतलब ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ये आपका 2009 का है। यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखा है। देखिए उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है यूपी का, सबसे ज़्यादा रोजगार इसी में है। और इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड ये आपका बाराबंकी में पड़ेगा। विशेष आरक्षित क्षेत्र की बात अगर की जाए तो ये विशेष आरक्षित क्षेत्रों में ये आर्थिक क्षेत्र हैं असल में, मतलब आरक्षित से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आर्थिक रूप से इसे आरक्षण प्राप्त है। और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे प्रशासनिक नियमों में थोड़ी ढील दी जाती है ताकि यहाँ आर्थिक गतिविधियों को तेजी से किया जा सके। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या है 13 और 31 अक्टूबर 2020 तक का ये रिकॉर्ड है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म जो है ये नैनी प्रयागराज में है। अब वैद्यनाथ की कई सारी विंग हैं, आप दवाएं खरीदते होंगे अगर आयुर्वेदिक, तो उसमें देखते होंगे कि वैद्यनाथ चूँकि अब उत्तराधिकारी उसमें बन गए हैं ना, मतलब जो मूल संस्थान था उससे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो कुछ जो है वो नोएडा वाली से बन कर आती है, मतलब वैद्यनाथ की जो फैक्ट्री नोएडा वाली है वहाँ से, और कुछ जो है वो झांसी में बनते हैं। तो उसमें से जो प्रोडक्ट हैं वो झांसी वाले ज़्यादा अच्छे और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनका दाम भी ज़्यादा होता है। और नैनी में जो कारखाना है वो असल में नोएडा वाली ही फैक्ट्री से अटैच है, मतलब नोएडा वाला जो वैद्यनाथ का विंग है उसी से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन जो झांसी वाली फैक्ट्री है उसका झांसी में ही होता है, तो ये अलग अलग है। इसीलिए आप दवाओं पे देखते हैं कि ये वाला जो वैद्यनाथ का प्रोडक्ट है ये झांसी का बना हुआ है, इसका प्रोडक्शन जो है वो नैनी में हुआ है। नैनी में भी कुछ झांसी के उत्पाद बनते हैं लेकिन ज़्यादातर नोएडा वाले, तो इस तरीके का है। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे प्रथम चीनी मिल जो है ये प्रतापपुर देवरिया में है। अभी आयुर्वेद के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उसमें सबसे अच्छा और विश्वसनीय ब्रांड यही है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में खोली गई थी। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड जो है ये नैनी में पड़ेगा प्रयागराज में, और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये भी नैनी में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और स्टील रोलिंग मिल पड़ेगी मुजफ्फरनगर में। आयुध उपस्कर कारखाना ये हजरतपुर में है, मतलब कानपुर में है। और रेल पहिया कारखाना ये रायबरेली में है, अभी बन रहा है, निर्माणाधीन। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। और टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट जो है ये टाटा मोटर्स का प्लांट है और ट्रक बनाए जाते हैं, लखनऊ में स्थित है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को जिसे आप कहते हैं ये आंवला में पड़ता है, आंवला क्षेत्र बरेली में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर
जगदीशपुर का मतलब अमेठी, वहाँ इसके संस्थान है, मतलब उसके केंद्र है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे कि आप यूपी का कहते हैं, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये 1958 में कानपुर में ही स्थापित हुआ था, और कानपुर में ही वित्तीय निगम की भी स्थापना हुई थी 1954 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये लखनऊ का है, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। और प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम, ये से पिकअप कहा जाता है शॉर्टकट में, ये लखनऊ में है, 1972 में स्थापित किया गया था। चमड़ा विकास और विपणन लिमिटेड ये राज्य स्तरीय है, आगरा का है, 1974 में स्थापित हुआ था। और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये राज्य स्तरीय है, कानपुर में 1961 में। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये लखनऊ में 1974 में। अब इसके बाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। तो नवीन, यहाँ आप देख रहे हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया इसको कहा जाता है। इसमें नवीन ओखला प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण, ये नोएडा इसको शॉर्टकट में आप कहते हैं, मतलब फुल फॉर्म आपने देखा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और गौतम बुद्ध नगर वाला क्षेत्र है। इसके बाद बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, मतलब ग्रेटर नोएडा के नाम से हम इसे जानते ही हैं, गौतम बुद्ध नगर इसका नाम है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो जाहिर सी बात है कि गोरखपुर में होगा, इसको शॉर्टकट में हम गीडा कहते हैं। वैसे ही लीडा जो है वो लखनऊ का है, वहाँ का औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम लोग सीडा कहते हैं, जो कि जौनपुर में है। और साथ में यहाँ भदोही का जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसको बीडा कहते हैं, शॉर्टकट है उसका। पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में, और निदेशालय स्थापित हुआ था 1972 में। पर्यटन निगम जो उत्तर प्रदेश वाला है उसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा पहली बार दिया गया था, पहली पर्यटन नीति में ही दिया गया था 1998 में। नई पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश की जो है अभी लेटेस्ट वाली, वो 2018 की है। अब पर्यटन के तौर पे अगर हेरिटेज आर्क में हम देखें, मतलब पवित्र जो आर्क क्षेत्र हैं, तो उसमें आगरा, लखनऊ और वाराणसी आते हैं। और भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला हुआ एक ट्रायंगुलर नेटवर्क ये दिखाई देता है, जो कि 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट की योजना ये 1994 की है, और बौद्ध स्थलों के विकास के लिए मैत्रेय परियोजना को शुरू किया गया था। मैत्रेय बुद्ध का ही नाम है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आगरा के फोर्ट को 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में, और कुंभ मेला को मान्यता मिलती है धरोहर के तौर पे 2017 में। ठीक है, इसमें आपने देखा। यहाँ आप देख रहे हैं मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, ये चिन्हट में पड़ेगा, चिन्हट मतलब लखनऊ में पड़ेगा। अब नीचे सांस्कृतिक एकेडमी है और उनके स्थापना वर्ष इत्यादि दिए हुए हैं। तो राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ये लखनऊ में है, और इसका जो समय है उसे भी आप देखें, 1969 का है। पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 में। राजकीय अभिलेखागार ये प्रयागराज में है, 1947 का है, काफ़ी पुराना। भारतेंदु नाट्य एकेडमी ये लखनऊ की है, 1975 की है। सबसे ज़्यादा मेले जो है वो मथुरा में लगते हैं, 86 मेले टोटल। और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है। और कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय जो है वो मथुरा में है। जनजातीय और लोक कला संस्कृति संस्थान ये लखनऊ में है। बटेश्वर मेला आगरा में है। कला और शिल्प महाविद्यालय ये आप देख रहे हैं लखनऊ में है, 1911। सुलह कुल का उत्सव आगरा का है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसी क्रम में चरकुला नृत्य को अगर आप देखें तो ब्रज क्षेत्र का है। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसमें स्थापना का समय है 1975। एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा वो कथक है। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 का है, और जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है 1990 का। अयोध्या शोध संस्थान ये 1986 का है। सामान्य हिंदी में चलते हैं और विलोम शब्दों को देख लेते हैं। विलोम शब्दों में आप देखें, द्वंद्व का विलोम होता है शांति। द्वंद्व मतलब आपस में टकराव। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है दो व्यक्तियों के बीच में टकराव, और वो निर्णायक होता है, मतलब या तो आर या फिर पार, अर्थात कोई एक जीतेगा और कोई एक अपना प्राण त्यागेगा। द्वंद्व का ये मतलब होता है। ठीक, तो ये शांति इसका विलोम हो जाएगा। इसके बाद आप देखें, धरा का गगन हो जाएगा। धनी या धनिक है तो उसका निर्धन या दरिद्र हो सकता है। धीरोदात का धीरोद्धत हो जाएगा। धीरोदात मतलब होता है ऐसा वीर योद्धा या ऐसा वीर महापुरुष जो कि अपनी शक्ति का घमंड न करता हो, मतलब उसके अंदर कोई ईगो की भावना ना हो और वो सभी का कल्याण चाहता हो, मतलब उसके अंदर दया और सहृदयता के गुण भी पाए जाते हो। तो ऐसी वीरता भगवान राम के पास थी। मतलब एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। तो भगवान राम के पास सामर्थ्य की कमी नहीं थी, लेकिन वो उसका दिखावा करना पसंद नहीं करते थे। रावण के पास भी अतुलित सामर्थ्य था, वो भी बहुत योग्य और विद्वान आदमी था, लेकिन वो दिखावा करने के चक्कर में और लोगों को दबाने और
अपना अहंकार प्रदर्शित करने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो वैसा व्यक्ति जो है वो धीरोद्धत कहलाता है, जो कि अपनी वीरता का दिखावा करना चाहे, मतलब अपने गुणों का प्रदर्शन करना चाहे। धवल का हो जाएगा कृष्ण, धवल मतलब सफ़ेद होता है, कृष्ण मतलब काला, श्याम भी हो सकता है। प्रवेश का निकास हो जाएगा, फाटक का हाटक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रेल का फाटक है उसकी बात हो रही है, नहीं। फाटक का मतलब ये है कि जो फटकने से प्राप्त हो, अनाज को साफ करने के लिए फटका जाता है। जैसे चावल को सूप में रखकर थोड़ा सा पछोरा जाता है गांव की भाषा में, या फटका जाता है। तो उसमें होता क्या है, जो धान की भूसी का अंश होता है या छोटे छोटे चावल के टुकड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो फ्रेश चावल होता है, चावल के दाने होते हैं, वो सूप में रह जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया मशीनीकृत हो गई है, आजकल लोग पैकेट बंद खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो आम घरों की रसोई होती है सामान्य, उसमें ये होता है। ठीक है, तो फटकने से जो अवशेष हमें प्राप्त होता है वो किसी काम का नहीं होता है, मतलब उसका मूल्य कम होता है कुल मिलाकर, धान की खुद्दी और भूसी। ठीक, तो ऐसी जो मूल्यहीन चीज़ है उसको हम कहते हैं फाटक, जो कि फटकने से प्राप्त हो एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे। और उसका अपोजिट तब हो जाएगा हाटक। हाटक मतलब होता है सोना, सोना मतलब कीमती। इसके बाद आप देखें फुल्ल, फुल्ल का होगा म्लान। फुल्ल मतलब होता है प्रफुल्लित, उत्साहित। म्लान मतलब जिसका कि जो मुरझाया हुआ हो, जिसके अंदर उत्साह का अभाव हो। फिरने का स्थिर हो जाएगा, बोध्य का दुर्बोध्य हो जाएगा, बहु का अल्प हो जाएगा, बहुमत का अल्पमत हो जाएगा, बंजर का उर्वर हो जाएगा, बाह्य का आंतरिक या अभ्यंतर हो जाएगा, बड़बोले का गुमसुम हो जाएगा, बेचने का खरीदना, बनने का बिगड़ना, ये सब सीधा है। भले का बुरा, भिक्षुक का दाता, भय का अभय, भयाक्रांत का भय शून्य, भोक्ता का भुक्त। भोक्ता मतलब भोगने वाला, भुक्त मतलब जिसे कि भोगा गया हो, जिसका कि शोषण किया गया हो। इसके बाद भूषण का कुभूषण हो जाएगा, भगवान का भगवती हो जाएगा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें। वैसे देखिए भगवान जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ आत्मा, जिसके अंदर सारे मानवीय गुण या ये कहा जाए कि सारे प्राकृतिक गुण विद्यमान हो, उसको कहेंगे भगवान। ठीक है, और उसका अपोजिट हम भगवती की जगह पे भगहीन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर तेजस्विता और सामर्थ्य का अभाव हो, तो वो एक विलोम हो सकता है। अब जैसा विकल्प हो उसके हिसाब से काम करना है। भंजक का योजक होता है, भंजक मतलब तोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला, और भाग्य का दुर्भाग्य होता ही है, भाई का बहन होता है। और इसके बाद आप देखें यहाँ भ्राता का शत्रु भी कहीं कहीं मिलता है। भ्राता मतलब जो अपना हो, मतलब अपनेपन का बर्ताव रखे, तो उसका शत्रु भी हो सकता है। ये विकल्प पर सब कुछ निर्भर है। इसके बाद भूमिका का उपसंहार हो जाएगा, भूमिका शुरुआत होती है, उपसंहार अंत होता है। भ्रामक का निश्चयात्मक हो जाएगा, भूगोल का खगोल हो जाएगा। भूगोल मतलब पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, खगोल मतलब पूरे अंतरिक्ष का। इसके बाद भावी का भूत हो जाएगा, भावी मतलब भविष्य का, भूत मतलब बीता हुआ, अभिन्न का भिन्न, ये आपने देखा। इसके बाद भूतकाल का भविष्यकाल, भौतिकता का आध्यात्मिकता हो जाएगा, भूतपूर्व का अभूतपूर्व हो जाएगा, मंद का शीघ्र हो जाएगा, मनसा का कर्मणा हो जाएगा, मन से और कर्म से, मर्त्य का अमर्त्य हो जाएगा, महात्मा का दुरात्मा या तुच्छात्मा हो सकता है, मंथर का क्षिप्र हो जाएगा, क्षिप्र मतलब तेज, मंथर मतलब धीमा, महत्तम का लघुत्तम हो जाएगा, और मनःस्थैर्य का मनोदौर्बल्य हो जाएगा, मनुज का दनुज हो जाएगा, महंगे का सस्ता, महत्तम का लघुत्तम आपने देख ही लिया, मालिक का नौकर और मिट का अमिट, मृदुल का कठोर, यहाँ जितने भी हैं आप जानते ही हैं, कड़ा कठोर सख्त ये सब, महल का झोपड़ी और मिट का अमिट आपने देखा, मरने का जीना, माता का पिता, मौन का मुखर। इसके बाद मितव्ययी का खर्चीला, मीठे का नमकीन या फीका दोनों हो सकता है, मुदित का खिन्न हो जाएगा, और मेल का बेमेल, वैमनस्य या अनबन, ये सब कुछ हो सकता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यद्यपि दिया है, यद्यपि का तथापि भी हो सकता है, तदपि भी हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब। यादृश का तादृश हो जाएगा, युयुत्सा का मैत्री हो जाएगा, युयुत्सा मतलब लड़ने की इच्छा, सींग खुजला रही है लड़ने के लिए, उसका मैत्री यानी मित्रता हो जाएगा। यति का गृहस्थ हो जाएगा, यति मतलब सन्यासी होता है, वो हिमालय वाले जो राक्षस यति होते हैं उनको मत देखिएगा। ठीक है, याद का भूल होता है, और यौवन का बुढ़ापा या वार्धक्य हो सकता है। शक्तिमान का शक्तिहीन हो जाएगा, और शक्ति का क्षीणता, शापित का शाप मुक्त, शारीरिक का मानसिक, शर्मदार का बेहया और बेशर्म भी कह सकते हैं। श्लिष्ट का अश्लिष्ट होता है, शिव का अशिव होता है, शिव मतलब मंगलकारी, तो अशिव मतलब अमंगलकारी। शमित का उत्तेजित, शठता का सज्जनता। इसके बाद शाप का आशीर्वाद और वरदान दोनों हो सकता है। शालीन जो है इसका उद्धत या धृष्ट दोनों हो सकता है। शूर का भीरु होता है वैसे, ठीक है, शूर का जो सही विलोम है वो भीरु होता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप कायर को भी चुन सकते हैं। शिथिल का दृढ़ होता है, शीघ्रता का विलंब होता है, शब्द का निशब्द होता है, शरण का अशरण होता है, शस्त्र का अशस्त्र होता है, माफ कीजिए शस्त्र का अस्त्र होता है, और शायद का अवश्य होता है या निश्चित भी आप कह सकते हैं। शिष्य का गुरु हो जाएगा, शिख का नख और शिखर का तलहटी हो जाएगा। संक्षिप्त का आप देख रहे हैं ये यहाँ पे विस्तृत हो जाएगा। हताश का आशावान हो जाएगा, आशान्वित भी कह सकते हैं। रास का
यहाँ ह्रस्व लिखा हुआ है, ये ह्रास्व नहीं बल्कि ह्रस्व होगा, इसका वृद्धि हो जाएगा। ह्रास का होता है वृद्धि, ह्रस्व का होता है दीर्घ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा विलोम में गड़बड़ है, मतलब लिखने में गड़बड़ है। ह्रस्व का होता है दीर्घ और ह्रास का होता है वृद्धि। ह्रास मतलब होता है कमी, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। इसके बाद हित का अहित अनहित दोनों हो सकता है। हमारा का तुम्हारा, हंसने का रोना, हानिप्रद का लाभप्रद, हरियाली का सूखा और क्षत का अक्षत। इस प्रकार से हमने विलोम शब्दों को देखा। अब जरा करंट अफेयर वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। आजकल ब्लू इकोनॉमी बहुत चर्चा में है और ब्लू इकोनॉमी से संबंधित, मतलब ये समुद्र से संबंधित है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके लिए एक रोड मैप और एक मेमोरेंडम तैयार हुआ है। देखिए, भारत और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है। उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर के संरक्षण में योगदान देना। महासागर को संरक्षित करने के प्रयास हमने तब शुरू किए हैं जब हमने इसे बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदूषित कर लिया है। आप सोच लीजिए, जितना कचरा हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसका जो अंतिम डेस्टिनेशन है वो समुद्र है। जितना भी कुछ मिले उसको अंत में समुद्र में गिरा दीजिए। नदियों का उपचार करने की हम बात करते हैं तो नदियों का उपचार तो संभव है और नदियों को साफ करने का भी बहुत सरल तरीका है, क्योंकि नदियों में प्रवाह होता है, मतलब जलधाराएं जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, तो उसको साफ करना आसान है। आप थोड़ा सा प्रदूषण को नियंत्रित कर दीजिए, नदी धीरे धीरे बहकर अपने अवसाद को अपने आप वहाँ से हटा देगी और साफ हो जाएगी। लेकिन महासागर के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता, वो ठहरा हुआ पानी है। लहरें उसके अंदर होती हैं लेकिन वो एक दायरा है और उस दायरे से पानी कहीं बाहर नहीं बहता है। तो जितना भी कुछ वेस्ट मटेरियल नदियों के सहारे या अन्य माध्यमों से जा रहा है समुद्र के अंदर, वो स्टोर हो रहा है। उसके पूरा जो पारितंत्रीय क्षेत्र उसका है उसमें जमा हो रहा है और वहाँ के जीवों को नुकसान पहुँचा रहा है। अब ये आपने देखा। देखिए, उद्देश्य आपने देख लिया। अब इसके बाद सौर परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए जो समझौता हुआ है, इसमें भारतीय स्टेट बैंक इन्वॉल्व है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल, ये आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य शक्ति सेल नाम का एक केंद्रीय या आप कहिए कि केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है। सेल का मतलब बैटरी होता है। और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ सहयोग यहाँ पे SBI को मिल रहा है। तो ये आप इसमें देख रहे हैं, बेलार्ड स्टेट में इसको स्थापित किया गया है, मुंबई में। अमेजन इंडिया और कर्नाटक राज्य के बीच में कुछ समझौता हुआ है। तो इसमें अमेजन इंडिया ने सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन करने के लिए कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सारी ई-कॉमर्शियल साइट एक तरह से सहानुभूति बटोरना चाहती है, मतलब कुछ परमार्थ के हल्के फुल्के काम करते हैं जिससे कि इन्हें सहानुभूति मिल जाए। वैसे हैं तो ये विदेशी और इनकी मंशा यहाँ पे सिर्फ फायदा कमाना है। बिल्कुल वही मंशा है जो अंग्रेज़ों की थी। भले ही ये हमारे तरीके से काम कर रहे हो, हमारी लैंग्वेज में हमें सर्च के ऑप्शन दे रहे हो और हमारे सामान बेच रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक मामला सुनने में आया था, जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण की एक पेंटिंग जो है वो अमेजन पर दिखाई दी थी। बाद में उसे हटा लिया गया वहाँ से क्योंकि काफ़ी विवाद हुआ था। तो वो इतनी अश्लील पेंटिंग थी कि उसे कोई देखना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार का धार्मिक मखौल उड़ाने का भी काम इन वेबसाइटों पे होता है। फिलहाल इनका कुल जो शुद्ध मंतव्य है वो बिजनेस करने का है। अब बिजनेस करने के लिए इन्हें जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। तो कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय और SBI के साथ जो समझौता हुआ है, मतलब इनके बीच में जो समझौता हुआ है, इसमें भारतीय स्टेट बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय संस्कृति कोष के साथ दिल्ली के लाल किले के L1 बैरक में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के स्थायी शहरों के विकास कार्यक्रम पर जो सहयोग समझौता है वो हुआ है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिएगा, और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन्होंने संयुक्त रूप से इसको डिज़ाइन किया है। और सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के ऊपर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उस पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये तो हमने कुछ फुटकर जानकारियाँ देखी। अभी टेबल जो है यहीं ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ नाम, नियुक्ति और जानकारी दी हुई है। तो व्यक्तियों के नाम इसमें शांति श्री धूलपुड़ी पंडित हैं। ये पहली महिला कुलपति बनी है JNU की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसकी ये पहली महिला कुलपति बनी है और ये M जगदीश कुमार की जगह लेंगी। इसके बाद V अनंत नागेश्वरन है असल में, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं भारत के, मतलब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पे इन्हें मान्यता मिली है। सोनाली सिंह को आप देखें, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत ये लेखा महानियंत्रक के तौर पे इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और एक चीज़ और है कि सोनाली सिंह जो है इन्होंने दीपक दास की जगह ली है, तो पूर्ववर्ती जो है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ आप देखें, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, टेबल टेनिस महासंघ जो है टेफी, उसके संचालन हेतु 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष अपॉइंट की गई हैं।
और चेतन मित्तल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसके साथ साथ HD मुदगिल, ये समिति के अन्य सदस्यों के तौर पे देखे जा सकते हैं। तो बाकी सदस्यों को अगर आप नहीं भी याद कर सकते हैं तो सिर्फ नाम याद रखिए और उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुई है ये आप देखिए। श्रीनिवास मूर्ति, ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और DRDO के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक हैं। इसके बाद IAS विनीत जोशी जी जो हैं वो चर्चा में हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ये IAS ऑफिसर हैं और इस पद पर ज़्यादातर एक IAS रैंक का ही ऑफिसर रहता है। मनोज आहूजा का ये स्थान लेंगे जो कि खुद भी एक IAS ऑफिसर थे। कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वरिष्ठ अधिकारी S किशोर जी को। यहाँ आप देख रहे हैं SSC के नए चेयरमैन बने हैं, तो ये नई अपॉइंटमेंट है। एम्मा टेरहो का नाम आ रहा है, ये फिनलैंड की हैं और आइस हॉकी प्लेयर हैं ये, जबकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। और ओलंपिक खेल जो पेरिस में होगा 2024 में, ध्यान दीजिएगा 2024 में अगला ओलंपिक होने वाला है, पेरिस में इसका आयोजन होगा, तो वहाँ तक ये हेड रहेंगी। भोजपुरी गायक है मूल रूप से और अब भाजपा के सांसद बन गए हैं मनोज तिवारी जी। तो बिहार खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का जो ब्रांड है उसकी मार्केटिंग के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सर्जियो मैटेरेला, इन अभिनेताओं और कलाकारों का संबंध भले ही उस चीज़ से न हो, इन्हें हथकरघा का और खादी का ABCD भी न मालूम हो, लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी बटोरने के लिए और ब्रांड का अच्छा उत्पादन और मार्केटिंग करने के लिए इस तरह के नेता अभिनेताओं को उसका मोहरा बना दिया जाता है, मतलब उसका चेहरा बना दिया जाता है। जबकि रियलिटी ये होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति का उसमें जिक्र होना चाहिए और ब्रांड एम्बेसडर भी उसी को होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। कुल मिलाकर फायदा कमाना ये हर संस्था और हर सरकार का उद्देश्य होता है। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला, इन्हें आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे रहे। और स्टीनमियर, ये फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर हैं, जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो भी फिर से। वित्तीय सेवा विभाग है DFS, इसके सचिव हैं संजय मल्होत्रा जी। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के केंद्रीय बोर्ड में इन्हें निदेशक बनाया गया है और देवाशीष पांडा जी का इन्होंने स्थान लिया है। अब इसमें आप देखें, पूर्व ICICI बैंकर हैं माधवी पुरी बुच, इनका नाम आपने सुना होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की ये नई अध्यक्षा बन गई हैं और अजय त्यागी की इन्होंने जगह ली है। सेबी की ये पहली महिला प्रमुख हैं, तो महिला सशक्तिकरण का नमूना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ और भी जानकारियों को देखें, नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर IAS है। इसका मतलब है कि इससे पहले इस पद पे ब्यूरोक्रेट्स ही रहा करते थे। सेबी प्रमुख नियुक्त होने वाली सबसे युवा प्रमुख, सेबी प्रमुख नियुक्त होने वाली जो निजी क्षेत्र की पहली व्यक्ति हैं उसके तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं। और प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली पूर्णकालिक और पहली महिला है, तो कई मामलों में ये पहली है, इस तौर पे इसे देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वयोवृद्ध पर्यावरणविद है रवि चोपड़ा जी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 4 धाम परियोजना वाला जो मामला था, उच्चाधिकार प्राप्त समिति थी सुप्रीम कोर्ट की, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एंटोनियो कोस्टा, ये भारतीय मूल के हैं, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही आसार दिख रहा है। इसके बाद बुर्किना फासो के जुंटा नेता हैं, इनका नाम है कर्नल पॉल हेनरी दौमिबा, ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी का नाम, तो ये रक्षा खुफिया एजेंसी जो है उसके नए हेड बने हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो का इन्होंने स्थान लिया है, यानी ढिल्लो जी इससे पहले वाले थे। वाइस एडमिरल है, इनका नाम है G अशोक कुमार, ये सेवानिवृत्त हैं। फिलहाल इन्हें समन्वयक बनाया गया है पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा क्षेत्र का। इसके बाद उन्नीकृष्णन नायर का नाम आता है। यहाँ आप देखिए, ये है S उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSB जो है तिरुवनंतपुरम वाला, उसके नए निदेशक के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। और S सोमनाथन का इन्होंने स्थान लिया है। चेतन घाटे ये आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं। और डेनिस एपिलोव ये रूस के नए राजदूत बने। निकोले कुदाशेव की ये जगह लेंगे। खेल विभाग के पूर्व सचिव हैं रवि मित्तल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो है उसके ये अध्यक्ष बने हैं, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जिसे कि आप IBBI कहते हैं, उसके अध्यक्ष बने हैं। और MS साहू का इन्होंने स्थान लिया जो कि 2021 सितंबर में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। तो ये क्रम से चल रहा है। वन लाइनर करंट अफेयर को अगर देखें तो 75 साल के बाद पहली मालगाड़ी मणिपुर के तामेलोंग जिले में रानी गैडेलू रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, तो ये बड़ी चीज़ है। और भारत सरकार 2022-23 तक E-पासपोर्ट लॉन्च कर देगी, तो ये भी जो है ये डिजिटल हो जाएगा। और E-पासपोर्ट कार्ड धारक जो है उनकी पहचान को सत्यापित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सुरक्षा में कोई सेंध लगाई जा सके कि सब कुछ जो है वो वर्चुअल हो गया है तो उसे हम हैक कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक प्रणाली को हैक आराम से नहीं किया जा सकता है।
और रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो पहचान है वो भी इसी के श्रेणी में आती है। इसके बाद आप आगे देखें, पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में चीन ने वर्ष 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में दूतावास को खोल दिया था, तो ये एक बात है। और वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का एक पहला उपकरण विकसित किया। और ऐसा माना जा रहा है, कृंतक का मतलब कुतुरने वाले जीव, तो उसमें चूहा जो है वो सबसे अग्रणी होता है, कुतर के 2 मिनट में बड़े बड़े पहाड़ को खाली कर दे। तो चूहे के दिमाग पे इन्होंने रिसर्च किया है, बाद में ये और बड़े पैमाने पर होगा। कुल मिलाकर बात यह है, बड़ी क्रांतिकारी खोज है। मस्तिष्क में जो तंत्रिका संकेत है, अगर उसको हम समझ पाए तो हम न्यूरॉनों की गतिविधि को समझ पाएंगे। और तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क में एक बार जितने बन जाते हैं उसके बाद फिर उनमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, आमतौर पे नहीं होती है। मतलब अगर नष्ट होने लगे, जो कि समय के साथ, उम्र के साथ नष्ट होते हैं, तो वो फिर से बनाए नहीं जा सकते। तो इसलिए बड़े कीमती होते हैं। तो अगर इनकी संरचना और इनकी कार्यविधि को हमने समझ लिया, इनका सिग्नल भेजने का तरीका मालूम कर लिया, तो हम इन्हें रीजनरेट भी कर सकते हैं साइंटिफिकली। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अध्ययन जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय का है और इस समूह के द्वारा विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन जो पर्स कार्यक्रम है उसके तहत इसको किया जा रहा है। अब 20 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, यहाँ आप देखें, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनावी शुभंकर है उसको अनावरित किया गया था, मतलब उसे इनॉग्रेट किया गया था और इसका नाम था शेरा। अब इसका उद्देश्य है चुनावों में मतदाता जागरूकता और मतदान की भागीदारी को बढ़ावा देना। अपनी आय में विविधता लाने के लिए, ये अगला मुद्दा आप देख रहे हैं, अपनी आय में विविधता लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो 2023 के मध्य से व्यापार लाभ पर एक फेडरल कॉरपोरेशन टैक्स शुरू करने की घोषणा की। और विश्व खाद्य कार्यक्रम ये संयुक्त राष्ट्र का है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके हिसाब से फरवरी 2022 को गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनुमानित रूप से 13 मिलियन लोग जो हैं वो गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। और ये खाद्य कार्यक्रम ये छोटा सर्वे जारी किया है। अभी अगर आप अपने देश की ही स्थिति को देखें तो गेहूं की बड़े पैमाने पर किल्लत है और इनफैक्ट सारे खाद्यान्नों पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि जलवायु बहुत तेज़ी से बदल रही है और बाहरी परिदृश्य हमारा बहुत तनावपूर्ण है। आए दिन लड़ाइयाँ अभी छिड़ी हुई ही है, शांत नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर जो वैश्विक स्थिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, संकट बढ़ता जा रहा है, ऊपर से जलवायु का खतरा तो है ही है। तो इससे फसल उत्पादन बहुत प्रभावित हुआ है और जो आवागमन फसलों का था, मतलब खाद्यान्न का था, उसमें भी रुकावटें आई हैं। तो भारत के पास भी गेहूं के स्टॉक में कमी आ गई है। हमने अपना गेहूं बाहर भेज दिया, बाहर जाकर अटक गया, आपने सुना होगा, ये खाड़ी देशों में जाकर फंस जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो खेप रवाना कर दी गई वो तो वापस लौटेगी कब, कुछ उसका कोई नहीं जानता। लेकिन जो अपने देश में उत्पादन हुआ है, किसानों के पास भंडारण है, वो भी बहुत थोड़ा सा है। तो आप सुनते होंगे कि आए दिन कोटे की दुकानों पे अनाज सड़ता है, मतलब गेहूं में नीचे से काइयाँ लग जाती हैं। तो वो सिस्टम अब नहीं रहा, अब तो गेहूं की किल्लत हो गई। तो इस तरह की स्थिति गंभीर सूखे की वजह से ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये अफ्रीका की बात है। इसके बाद सोमालिया, इथोपिया और केन्या सहित जो अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ पे 1981 के बाद से दर्ज की गई सबसे शुष्क परिस्थितियों का इसे सामना करना पड़ा है। शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन ये कोनराड संगमा के द्वारा किया गया और फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन इसके द्वारा 2022 में आंकड़े जारी किए गए थे। उसके आधार पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ट्रेंड की संख्या के आधार पे 2021 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। ये इसकी विशेषता है। आगे चलते हैं। एनएसई, ये आप यहाँ पर देखिए, ये दूसरी लाइन वाला है। एनएसई लगातार तीसरे वर्ष विश्व में सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनने के साथ साथ, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, नगद इक्विटीज़ यानी जो कैश इक्विटीज़ होती है उसके मामले में चौथा सबसे बड़ा एक्सचेंजर के तौर पे उभरा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे कि आप गेल कहते हैं, उसने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिक्स करने के लिए भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना को लॉन्च किया है और इसकी लॉन्चिंग हुई है इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन एक साफ सुथरा ईंधन है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लागत प्रभावी नहीं है, ये महंगा है। तो ऐसी महंगी टेक्नोलॉजी का पहले प्रायोगिक तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी मिश्रित रूप में। अब यहाँ पे देखिए, स्पेस एक्स ने 1 जनवरी 2022 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका नाम है कॉस्मो स्काई मिड, और इसका पूरा नाम आप देखें, सेकेंड जनरेशन FM2 इसको कहा जाता है, मतलब CSG2 शॉर्टकट में कहते हैं, इसको लॉन्च किया। कुल मिलाकर इसे लॉन्च करने वाला इटली है। और इस उपग्रह में यहाँ आप देखें नीचे वाला करंट अफेयर, इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्टेशन से लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग का स्थान अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, इग्लू जो है वो बर्फ़ के बनाए हुए घर होते हैं, आप जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला जाएगा, बर्फ़ का इस्तेमाल। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में परम प्रवेग
नाम का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने का कमीशन प्राप्त किया है। ये आप देख रहे हैं परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में कुछ और जान लीजिए। इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। मान्यता देने वाला IISc, ठीक है। तो इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। लोक निर्माण विभाग PWD जो है, इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ओलंपिक चैंपियनों को यहाँ आप देख रहे हैं ओलंपिक चैंपियन जो है उन्हें सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड निर्मित करने का फैसला लिया है। और श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान प्रणाली यानी आधार कार्ड पर जो आधारित प्रणाली है उसको लागू करने के मामले में भारत से सहमति प्राप्त हुई है, मतलब भारत उसे अनुदान देगा ऐसा। तो अभी राजनीतिक अस्थिरता वहाँ चली रही थी। क्रिकेट टीम जो भारत की है इसने विश्व में 1000 वनडे पूरा करने का पहला रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस मामले में ये पहली बन गई है। और 6 फरवरी 2022 को भारत ने अपना 1000वां वनडे यानी वनडे इंटरनेशनल जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात, ये उत्तर प्रदेश का है बखीरा, आप जानते ही हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। और गुजरात का है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, मतलब पक्षी अभ्यारण्य है ये असल में। इसे 48वें और 49वें रामसर स्थल के नाम से सूची में जोड़ा गया, मतलब रामसर साइट में जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो संकटग्रस्त या फिर संकट की संभावना वाली आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, मतलब रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ ये दोनों हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा, 48वां और 49वां। बखीरा जो है वो 48वां है, खिजड़िया जो है वो 49वां है। 11 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री जो है सीतारमण जी, इन्होंने भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस पे पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। पंचतंत्र एक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, मतलब कहानियों को कूटनीति और राजनीति समझाने के उद्देश्य से ही बनाया गया था विष्णु शर्मा जी के द्वारा। मूर्ख राजकुमारों को शिक्षित करना उसका उद्देश्य था। तो ये भारतीय ग्रंथ है, उसका स्मृति सिक्का जारी किया गया है। गहन मिशन इंद्रधनुष, ये आप देख रहे हैं IMI 4.0 इसका वर्जन है। 7 फरवरी 2022 को मनसुख मंडाविया ने इसको लॉन्च किया। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदारम जतारा ये त्यौहार है जो कि जनजातीय संस्कृति का प्रतीक है, इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, मतलब 2 करोड़ 26 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। और इस त्यौहार का जो रेंज है, मतलब मनाने का समय है, वो 16 से 19 फरवरी था। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा 4 दिनों तक ये मनाया जाता है। और कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला ये भारत का देखा जा रहा है। मेदारम जतारा को यहाँ आप देखें समक्का सरलम्मा जतारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। ये त्यौहार तेलंगाना राज्य का है। वारंगल जिले में तड़वई मंडल जो है उसके मेदराम गाँव में ये शुरू होता है। और ये आदिवासी त्यौहार है। अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ मतलब यहाँ आप देख रहे हैं इसके बारे में, एक माँ और बेटी यानी समक्का और सरलम्मा, ये माँ बेटियां हैं आपस में, इनका विद्रोह है, मतलब इन्होंने बगावत की थी और उसी की स्मृति में इसको मनाया जाता है। और होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शियोमारा कास्त्रो ने शपथ ली है फरवरी में। तेलंगाना राज्य में 7 गांवों ने यहाँ आप देखें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष 10 में सूची में जो स्थान है उसको हासिल किया है, मतलब टॉप 10 में ये शामिल हो गया है। इसी क्रम में कुछ और भी है, जैसे आप देखिए कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार पड़ोसी राज्यों मतलब उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, यहाँ से शराब की तस्करी को रोकने के लिए स्कैन टनल नाम का जो कार्यक्रम है उसके उपयोग पर विचार कर रही है। और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पूर्णतः अफ्रीका महाद्वीप में निर्मित पहला जो स्वदेशी नैनो उपग्रह है तारामंडल MDA-SAT-1, इसका प्रक्षेपण किया है। और वास्तव में ये 3 नैनो सैटेलाइट्स का सामूहिक नाम है, मतलब कंबाइंडली इसको इस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे समाप्त किया है। तब तक के लिए इतना ही और नमस्कार।